अध्याय 465 प्रस्तुत करें। झंकार। ठीक जब स्याही का काला तीर यांग यी के माथे के केंद्र से केवल 10 सेंटीमीटर दूर था, एक भाला अचानक उसमें जा लगा और फिर एक हल्की सी आवाज हुई और वह टूट गया। एन नानजिंग ने अपना भाला वापस खींच लिया। उसके बाद वह तीरों की बारिश को देखने के लिए मुड़ी, जो आसमान को काला कर रही थी, और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका विरोध एक अकेले व्यक्ति की ताकत कर सके। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि वह अभी सिर्फ स्पिरिट दायरे में थी। वह तीरों की इस बारिश का विरोध नहीं कर पाएगी, भले ही वह एक साथ दायरे के शिखर पर पहुंच गई हो। आखिरकार यह 100,000 स्पिरिट दायरे के विशेषज्ञ ही थे जिन्होंने तीरों की यह बारिश जारी की थी। ठीक इसी समय एक आकृति चमकी और फिर यांग ये एन नानजिंग के सामने प्रकट हुई। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह तीरों की वर्षा को देख रहा था जो आकाश में छा गई थी जब वे नीचे उतर रहे थे। सोलिटर कोर वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है ना? उसके पास इसके बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इससे पहले कि वह चिल्लाता। तलवार डोमेन। जैसे ही उसने यह बात कही, वे 100,000 तीर यांग ये से 30 मीटर दूर रुक गए। हालांकि यांग ये के मुंह से अचानक खून की एक बूंद निकली और उसका शरीर सीधे नीचे झुक गया, जैसे कि उसे किसी विशाल पर्वत ने कुचल दिया हो। भले ही उसके तलवार क्षेत्र ने तीरों की इस बारिश को रोक दिया था, लेकिन उनके पास जो आक्रामक ताकत थी, वह उसके तलवार क्षेत्र की सहनशक्ति से ज्यादा थी। आखिरकार यांग यी अपनी मौजूदा ताकत के साथ तलवार क्षेत्र की ताकत को पूरी तरह से प्रदर्शित करने में असमर्थ था, और उसके लिए तीरों के इस ढेर को रोकने में सक्षम होना बेहद अविश्वसनीय था। गोली मारो। अचानक एक भयानक आवाज फिर से गूंजी। सोलिटर कोर ने अपने धनुष खींचे, अपने तीर चलाए और एक साथ गोली चलाई। यांग यी और अन नानजिंग पर हिंसक रूप से बाणों की वर्षा की गई। यांग ये के चेहरे के भाव बदल गए और फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और अचानक चिल्लाया, आन नानजिंग, चले जाओ, जल्दी करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तलवार क्षेत्र को पुनः सक्रिय कर दिया। टकराना। तलवार क्षेत्र के भीतर का स्थान हिंसक रूप से कांप उठा, क्योंकि यांग ये के मुंह से खून का एक और घूंट निकला। अगर उसके पास अपने शरीर को सहारा देने के लिए शून्य फ्लैश नहीं होता, तो वह शायद जमीन पर लेटा होता। जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो, यांग ये अचानक पलटा और उसने देखा कि एन नानजिंग वहीं खड़ी थी और उसे घूर रही थी। यांग ये को तुरंत गुस्सा आ गया जब उसने देखा कि वह वास्तव में नहीं गई थी, और उसने गुस्से से कहा, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित था क्योंकि उसने तीरों को रोकने के लिए तलवार डोमेन का फिर से जबरदस्ती इस्तेमाल किया था ताकि एन नानजिंग को जाने के लिए समय मिल सके। उसके पास जो ताकत है, अगर वह थोड़ी देर के लिए तीरों की बारिश का विरोध करता है तो वह बच सकती है। लेकिन वह तो वहीं दंग रह गई। तो फिर उसे गुस्सा क्यों ना आता? हाहा, तलवार सम्राट से जैसी उम्मीद थी। आप वास्तव में आत्मा क्षेत्र में रहते हुए 100,000 की सेना के बाणों की वर्षा का विरोध करने में सक्षम थे। कितना सराहनीय है। ठीक इसी समय एक व्यक्ति जो अपनी पीठ पर एक हरे रंग का लंबा धनुष लिए हुए था, यहां दिखाई दिया। गोंगम्यू, क्या आपकी हरकतें बिल्कुल अनुचित नहीं हैं? रुओ शुई ने बगल से धीमी आवाज में कहा। इससे पहले यह गोंगम्यू ही था जिसने सोलिटर कोर को हमला करने का आदेश दिया था, और वह उसकी हरकतों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। आखिरकार यांग ये और ली फैंग निष्पक्ष रूप से लड़ रहे थे, इसलिए अगर गोंगम्यू की हरकतों की खबर फैलती है, तो यह निश्चित रूप से सोलिटर कोर की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। यह बिल्कुल भी अनुचित नहीं है, गोंगम्यू ने उदासीनता से कहा। उनकी ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा बेहद भयानक है। अगर उन्हें बढ़ने दिया गया तो वे निश्चित रूप से नश्वर सम्राट के लिए बहुत बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए उन्हें खत्म करने के लिए उस समय का लाभ उठाना सबसे अच्छा है जब वे अभी भी कमजोर हैं। जहां तक हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, हाँ, क्या कोई जान पाएगा कि मरने के बाद उन्हें हमने घेर कर मार डाला था? तथ्य विजेता द्वारा तय किए जाते हैं, है ना? मेरी आज्ञा का पालन करो, फिर से गोली चलाओ। स्विश। यांग यी और अन नानजिंग की ओर 1,00,000 बाणों की एक और वर्षा हुई। यांग ये की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। इस समय वह तलवार क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने में असमर्थ था, और वह चाहे तो भी तीरों की इस बारिश का विरोध नहीं कर पाएगा। मैं इस हमले का विरोध कैसे करूं? यांग ये के पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वह तेजी से मुड़ा और एन नानजिंग को गले लगा लिया जो अभी भी उसे देख रही थी। वह नहीं जानता था कि एन नानजिंग का भौतिक शरीर मजबूत था या कमजोर, लेकिन उसे यकीन था कि यह उसके जितना मजबूत नहीं था। इसके अलावा, चाहे उसकी शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, उसके लिए बाणों की इतनी घनी वर्षा से बच पाना असंभव था, और यदि वह इससे बच नहीं पाती तो स्वाभाविक रूप से उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए यांग ये ने उसे गले लगाने और तीरों की बारिश का विरोध करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। उसने इस बारे में नहीं सोचा था कि उसका भौतिक शरीर तीरों की बारिश का विरोध कर सकता है या नहीं, क्योंकि उसके पास अभी इस बारे में सोचने का कोई समय नहीं था। वह बस इतना जानता था कि उसे यह करना था। उस दिन एन नानजिंग ने उसे फूल महल में नहीं छोड़ा था, इसलिए वह अब उसे मरते हुए कैसे देख सकता था?
उस दिन तो उसने उसे नहीं छोड़ा था, तो अब वह उसे कैसे छोड़ सकता है। एन नानजिंग यांग ये को घूरता रहा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यांग ये ने ऐसा क्यों किया। क्या उसे नहीं पता कि अगर वह ऐसा करेगा तो उसकी मौत हो सकती है। उसे इस बात का एहसास जरूर है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। तो इसका सिर्फ एक ही स्पष्टीकरण है। वह मुझे मरने देने के बजाय खुद मरना पसंद करेगा। इस बात को सोचते हुए नानजिंग का दिल अचानक कांप उठा। हालांकि इस समय टकराना बाणों की वर्षा ने उन्हें दफना दिया। यांग ये की पुतलियां तुरंत हिंसक रूप से सिकुड़ गईं जब वे तीर उसके शरीर के संपर्क में आए, क्योंकि उसने देखा कि नश्वर सम्राट कवच वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षण में उसके शरीर में धंस गया था। यांग ये को नहीं पता था कि यह अचानक इस तरह से क्यों काम करता है, और वह केवल इतना जानता था कि उसे केवल अपने भौतिक शरीर के साथ इन तीरों का बलपूर्वक विरोध करना था। टकराना, अनगिनत तीर जमीन पर गिरे और पूरा इलाका हिंसक रूप से कांप उठा। यांग यी और एन नानजिंग तीरों से दब गए थे। हाहा, कितनी अफसोस की बात है। गोंग म्यू ने ठहाका लगाया। तलवार सम्राट और मार्शल भगवान ऐसे ही मर गए। यह वाकई बहुत अफसोस की बात है। टकराना, ठीक इसी समय यांग ये और एन नानजिंग को दफनाने वाले तीरों का ढेर फट गया, और फिर एक आकृति एक छाया में बदल गई जो तेजी से गोंग म्यू की ओर बढ़ी। बस एक पल में वह आकृति गोंग म्यू के सामने आ गई, और आकृति को देखकर गोंग म्यू के चेहरे पर अविश्वास भर गया, क्योंकि यह बिल्कुल यांग ये था। इस समय थोड़े पीले चेहरे के अलावा यांग ये के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। यह कैसे संभव हो सकता है? गोंग म्यू के पास इस सवाल पर विचार करने का समय नहीं था। वह लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और वह बस अंतरिक्ष की ऊर्जा का उपयोग करने वाला था। हालांकि ठीक इसी समय बैंगनी प्रकाश की एक किरण अचानक उसके पीछे दिखाई दी, और इसने उसके चेहरे के हाव भाव को हिंसक रूप से बदल दिया। बैंगनी प्रकाश का प्रकट होना बहुत ही अचानक और चौंकाने वाला था। इस समय वह इसे चकमा देने में पूरी तरह से असमर्थ था, और वह केवल इसे अपने शरीर पर टूटने दे सकता था। टकराना, गोंग म्यू के होंठ फड़कने लगे जब बैंगनी रोशनी उस पर पड़ी, और फिर उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे ताजा खून रिसने लगा। इस बीच प्रकाश की एक किरण चमकी, और इसने उसके शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए। वह यांग ये की तलवार के इस हमले से बचने के लिए एक स्थानिक तकनीक का उपयोग करने ही वाला था, फिर भी उसने चौंक कर देखा कि उसकी स्थानिक तकनीक काम नहीं करेगी। प्रकाश की एक पतली बैंगनी रंग की बाधा अचानक उसके चारों ओर दिखाई दी, और बाधा के भीतर का स्थान ऐसा लग रहा था जैसे उसे मजबूत कर दिया गया हो, इसलिए वह यहाँ की जगह को चीरने में पूरी तरह असमर्थ था। अनुभव करना, गोंग म्यू केवल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया था, लेकिन फिर प्रकाश की एक किरण उसकी गर्दन से होकर गुजरी, और फिर उसका सिर उसकी गर्दन से नीचे गिर गया। रुओ शुई की अभिव्यक्ति बदल गई। यह सब वास्तव में बहुत जल्दी हुआ था। यांग ये के हमले से लेकर गोंग म्यू की मौत तक 2 सांस से भी कम समय बीता था। यह इतना कम समय था कि वह अपने शुरुआती सदमे से उबर भी नहीं पाई थी। होश में आने के बाद रुओ शुई कुछ करने ही वाली थी कि तभी एक शराबी बैंगनी रंग का मिंक उसके सामने प्रकट हुआ। बैंगनी रंग के मिंक ने पलक झपकाए, और फिर उसने अपना छोटा पंजा उठाया और उसे तेजी से हिलाया। एक पल में रुओ शुई के चेहरे के हाव भाव हिंसक रूप से बदल गए, क्योंकि उसने देखा कि उसके आसपास की जगह वास्तव में जम गई थी। रुओ शुई चकित थी। इस बीच सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी, और फिर एक सुनहरी रस्सी ने उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। एक पल में उसके भीतर उमड़ती हुई गहन ऊर्जा शांत हो गई, और वह उसे किसी भी तरह से सक्रिय नहीं कर सकी। मैं खत्म हो गई, रुओ शुई ने अपने दिल में रोते हुए कहा। रुओ शुई की गर्दन पर तलवार दबा दी गई, और तलवार थामे यांग ये ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, जबकि उसका चेहरा उपहास के भाव से ढका हुआ था। उसने कहा, तो सोलिटर कोर के तथाकथित 4 कप्तान वास्तव में बहुत ही घटिया हैं। एक एक लड़ाई में असफल होने पर एक समूह में मिलकर हमला करना कितना निराशाजनक है। इससे पहले अगर बैंगनी मिंक ने अपनी बैंगनी रोशनी का इस्तेमाल करके उसे और एन नानजिंग की रक्षा नहीं की होती, तो परिणाम अकल्पनीय होते। यांग ये को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि बैंगनी मिंक ठीक हो गया था और उसने 1 साल रैंक प्राप्त कर ली थी। यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि उसने 1 साल रैंक प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसकी बैंगनी रोशनी तीरों की बारिश को रोक सकती थी। क्योंकि छोटे साथी के बैंगनी प्रकाश अवरोध में किसी तरह की दूसरी शक्ति थी जो पहले नहीं थी, और तीरों की बारिश बैंगनी प्रकाश अवरोध के संपर्क में भी नहीं आई थी, इससे पहले कि वे उस रहस्यमय ऊर्जा से दूर हो गए। यह वास्तव में बैंगनी मिंक की वजह से ही था कि यांग ये और एन नानजिंग दोनों पूरी तरह से ठीक थे, और वह एक आश्चर्यजनक हमला करने में भी सक्षम था। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो कर दो, अपनी सांसें क्यों बर्बाद कर रहे हो? रुओ शुई ने ठंडे स्वर में कहा, जबकि उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। चिंता मत करो, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, लेकिन यह अभी नहीं होगा। यांग ये स्वाभाविक रूप से उसे अभी नहीं मारेगा। अगर वह ऐसा करता तो सोलिटर कोर के उन सैनिकों को चिंता करने की कोई बात नहीं होती। उस समय एन नानजिंग और उसके लिए सुरक्षित रूप से निकल पाना मुश्किल होगा।
जहां तक उस छोटे साथी की बात है, अगर वह भी भागने का इरादा रखता है, तो केवल एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ ही उसे पकड़ने में सक्षम होगा। यांग ये, तुम बहुत देर से आए हो। ठीक इसी समय प्राचीन डोमेन सिटी के प्रवेश द्वार से लोगों का एक समूह बाहर आया, और यह वास्तव में लुओ जून था जो सबसे आगे था। एनबिरू और हत्यारा संप्रभु लुओ जून के बाईं ओर थे, जबकि एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसके दाईं ओर था। यह सुनकर यांग ये का चेहरा उतर गया, जबकि एनबिरू ने भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि लुओ जून के दाईं ओर अधेड़ उम्र का आदमी उसका पिता था। जिंगर, इधर आओ, अधेड़ उम्र का आदमी गहरी आवाज में बोला। पिताजी, क्या आपने महान हान साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? एन नानजिंग ने पूछा। नहीं, लुओ जून ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई बस सहयोग कर रहा है। मिस जिंग, अब हम सहयोगी हैं, इसलिए चलो पिछली घटना को ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जो कभी नहीं हुई, ठीक है? एन नानजिंग ने लुओ जून पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वह बस अपने पिता को देखती रही। पिता ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में हमारे शहर के भीतर की शक्तियों ने यंग मास्टर लुओ के साथ गठबंधन किया है। मैं बाद में आपको इस मामले के बारे में विस्तार से बताऊंगा। नानजिंग चुप हो गई और उसने स्काई स्प्लिट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस बीच लुओ जुन ने अचानक यांग ये को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यांग ये, मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम नश्वर सम्राट कवच और नश्वर सम्राट मोहर दोनों को सौंप दो और फिर मेरे सामने समर्पण कर दो। इसके अलावा मैं बीती बातों को भूलकर तुम्हें सोलिटर कोर के 3 ग्रैंड कमांडरों में से एक के रूप में नियुक्त कर सकता हूं। सोलिटर कोर के ग्रैंड कमांडरों में सबसे कमजोर एक साथ दायरे के 5वें रैंक पर है, और उनमें से हर एक सोलिटर कोर के कुछ दसियों हजार कुलीनों की कमान संभालता है। आपके सामने झुकना। यांग ये ने ठंडी हंसी में अपनी कलाई हिलाई, और फिर एक प्रकाश की किरण चमकी और रुओ शुई का सिर हवा में उड़ गया। अध्याय 466 प्राचीन म्यान की तलवार बनाम नश्वर सम्राट की तलवार। लुओ जुन की निगाहें बर्फीली हो गईं और उसने कहा, चूंकि तुम मरने की इतनी जल्दी में हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूं। एल्द जुबान, मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। जैसे ही उसने बात की, एक बूढ़ा आदमी अचानक यांग ये के सामने प्रकट हुआ, और उसने यांग ये को उदासीनता से देखा और फिर लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। ठंडी ऊर्जा की एक किरण यांग ये की ओर हिंसक रूप से उछली, और यह इतनी तेज थी कि यांग ये के लिए इससे बचना असंभव था। हालांकि यांग ये की अभिव्यक्ति शांत थी और उसमें डर का कोई निशान नहीं था। भले ही वह एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था जो उसके सामने खड़ा था। स्वाभाविक रूप से यांग यी के इतने शांत और संयमित होने का एक कारण था, और वह कारण यह था कि उस छोटे लड़के ने उसे बताया था कि मदद आ गई है। निश्चित रूप से, जब ठंडी ऊर्जा यांग ये के सामने कुछ इंच की दूरी पर पहुंची तो यांग ये के सामने का स्थान विकृत हो गया, और फिर वह सीधे गायब हो गया। बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखते हुए कहा, छाया से कौन हमला कर रहा है? अगर तुम में क्षमता है तो खुद को दिखाओ। हम्फ, एकमात्र 5वीं रैंक का सम्राट रियल्म प्रोफोटो मुझ पर मुंह खोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हवा में एक ठंडी घुरघुराहट गूंजी, और फिर बूढ़े आदमी के चारों ओर का स्थान वास्तव में अजीब तरह से विकृत होने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह परत दर परत खुद को मोड़ने और संकुचित करने वाला था। स्थानिक तय, तुम दानव सम्राट हो। बूढ़ा आदमी भयभीत था। उसने तय करने वाले स्थान का विरोध करने के लिए जल्दी से अंतरिक्ष की ऊर्जा का उपयोग किया। हालांकि यह पूरी तरह से बेकार लग रहा था, क्योंकि अंतरिक्ष का वह विस्तार अभी भी धीरे धीरे मुड़ रहा था, और यह केवल थोड़ा धीमा हो गया था। ठीक उसी समय जब बूढ़ा आदमी आधे से मुड़ने वाला था, लुओ जून ने अचानक अपनी तलवार खींची और उसे उस तह की जगह की ओर फेंक दिया जिसने बूढ़े आदमी को घेर रखा था। एक पल में तलवार की एक सफेद धार उस जगह से टकराई, और फिर वहां एक काली जगह की दरार खुल गई। बूढ़े आदमी ने जल्दी से एक जगह से भागने की तकनीक अपनाई और काली जगह की दरार से भाग गया। जैसे ही वह दरार से बाहर निकला और उस क्षेत्र के बाहर पुनः प्रकट हुआ, जिस स्थान पर वह कुछ क्षण पहले खड़ा था, वह एक धमाके के साथ मुड़ गया और एक अत्यंत विचित्र आकार में परिवर्तित हो गया। यह देखकर बूढ़े आदमी की पलकें फड़कने लगीं और उसका दिल भय से भर गया। जैसा कि नश्वर सम्राट तलवार से उम्मीद की जाती है, जो प्राकृतिक दाव आर्टिफैक्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है, यह वास्तव में मेरी स्थानिक तकनीकों को नष्ट करने में सक्षम है। दानव सम्राट उनके सामने प्रकट हुआ और उसकी आवाज गूंज उठी। यांग ये के कंधे पर बैठी बैंगनी मिंग दानव सम्राट को देखकर बहुत खुश हुई और दानव सम्राट के कंधे पर उतरने से पहले बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी। उसके बाद उसने दानव सम्राट के सिर पर थपथपाया। दानव सम्राट की आंखों में एक कोमल भाव झलक उठा। वह मुस्कुराया और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, इस दौरान उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। उसने यांग ये से जुड़ी हर बात सुनी थी और उसके मन में बस एक ही विचार था, वह बहुत खुश था। यांग ये ने सिर हिलाते हुए कहा, यह छोटा सा लड़का मुझे बहुत प्रिय है। बैंगनी मिंग ने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और फिर उसने सिर हिलाया। दानव सम्राट, यह इंसानों की दुनिया है। लुओ जुन उदास आवाज में बोला। दानव सम्राट ने तिरस्कार के साथ हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर यह मानव दुनिया है?
मैं अपनी मर्जी से आज जा सकता हूँ। क्या यह हो सकता है कि आप मुझे मानव दुनिया में कदम रखने से रोकना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपके साथ बकवास करने के लिए परेशान नहीं हो सकता। मैं आज यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आया हूँ। जब वह इतना बोल गया, तो दानव सम्राट ने यांग ये की ओर इशारा करते हुए कहा, आज से वह मेरे दानव क्षेत्र का सदस्य माना जाएगा। समझे? लुओ जून का चेहरा उतर गया। दानव क्षेत्र, शैतान क्षेत्र और उसके महान हान साम्राज्य के बीच एक समझौता था। यह एक ऐसा समझौता था जिसमें उनके संबंधित सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को अपने कनिष्ठों के खिलाफ कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ वास्तव में बहुत भयानक थे। यदि वे सम्राट क्षेत्र के नीचे किसी को मारने के लिए दृढ़ थे, तो ऐसा करना बहुत आसान था। तीनों जातियों के विशेषज्ञों ने स्वाभाविक रूप से अपने कनिष्ठों की रक्षा के लिए ऐसा समझौता किया था। इसलिए, अब जब दानव सम्राट ने ये शब्द कहे थे, तो इसका मतलब था कि महान हान साम्राज्य वास्तव में पूरी मानव जाति यांग ये के खिलाफ सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को नहीं भेज सकती थी। दानव सम्राट, वह एक मानव प्रोफोटर है और डाकबीस्ट नहीं है। लुओ जून की अभिव्यक्ति काफी भद्दी थी। आखिर सम्राट क्षेत्र के नीचे कितने लोग यांग ये को उसकी ताकत से मार सकते हैं? तो दानव सम्राट स्पष्ट रूप से यांग ये की रक्षा कर रहा था। दानव सम्राट ठंडी हंसी हंसा और बोला, तुमने अभी जो कहा उसके आधार पर, क्या मैं उन सभी दानव जानवरों पर हमला कर उन्हें मार सकता हूं जिन्हें तुम्हारे महान हान साम्राज्य ने पाला है? लगता है कि आप वाकई उसकी रक्षा करना चाहते हैं। लुओ जून ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूं। आप एक इंसान की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे क्यों आएंगे? दानव सम्राट ने कहा, आपको यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे आखिरी बार दोहराऊंगा। उसे मेरे दानव क्षेत्र का सदस्य माना जाना चाहिए। इसलिए, वह तीनों जातियों के बीच हुए समझौते में शामिल है। अगर वह सम्राट दायरे से नीचे के किसी राक्षस के हाथों मरता है तो यह ठीक है, और वह केवल अपर्याप्त शक्ति रखने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता है और मैं केवल उसे गलत समझने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता हूं। हालांकि, अगर आप उस पर हमला करने के लिए सम्राट दायरे के विशेषज्ञों को भेजने की हिम्मत करते हैं, तो मुझे समझौते को तोड़ने और व्यक्तिगत रूप से आपका सिर लेने के लिए दोषी न ठहराएं। मुझे देखने दो कि क्या महान हान साम्राज्य के वे पुराने जीवाश्म मुझे रोक सकते हैं। जैसे ही दानव सम्राट ने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी दाहिनी आस्तीन को झटका और फिर यांग ये और छोटा साथी तुरंत मौके पर गायब हो गए। लुओ जुन का चेहरा बहुत भद्दा था। उसकी निगाहें उदास थीं और वह विचारों में खोया हुआ लग रहा था। एन बिरु, जो अब तक चुप थी, भौहें सिकोड़कर बोली। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग यी और लुओ जून के बीच वास्तव में दुश्मनी थी। इसके अलावा, यह एक ऐसी दुश्मनी थी जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता था। थोड़ी देर बाद, उसने अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? आन कबीले का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन, वह एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने अपने बगल में काले कपड़े पहने महिला को सिर हिलाया, और बाद वाली महिला का चेहरा कांप उठा और तुरंत ही गायब हो गया। एन नानजिंग ने अपने पिता की ओर देखा और फिर वह शहर के द्वार की ओर चल पड़ी। हालांकि, उसका मन उस दृश्य से भरा हुआ था जहां यांग ये ने अपने शरीर से उसके लिए उन तीरों को रोक दिया था। यांग ये ने दूर स्थित दानव सम्राट को प्रणाम किया और कहा, मदद के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। दानव सम्राट ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही समझ चुका हूं कि तुमने जीर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और यह पूरी तरह से ईमानदारी से किया गया है, बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता दुनिया में किसी से कम नहीं है, और अगर तुम समय से पहले नहीं मरते, तो भविष्य में इस दुनिया में एक असाधारण विशेषज्ञ जरूर पैदा होगा। इसलिए, जीर के साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ उसके लिए फायदेमंद है। संक्षेप में, मैं तुम्हारे रिश्ते में दखल नहीं दूंगा और तुम दोनों अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। यांग ये ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह सबसे अच्छा था कि दानव सम्राट उनके रिश्ते के खिलाफ ना हो। अन्यथा, इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार, दानव सम्राट उस छोटे से लड़के का पिता था। सौभाग्य से, उसे अब इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बैंगनी मिंग ने दानव सम्राट के कंधे पर हाथ फेरा और उसके सिर पर थपथपाया। जाहिर है, वह दानव सम्राट की बातों से बहुत संतुष्ट थी। दानव सम्राट ने हंसते हुए कहा, मैं जीर को वापस लेने आया हूँ। चूंकि उसने 1 साल रैंक प्राप्त कर ली है, इसलिए उसे कबीले की विरासत अवश्य मिलनी चाहिए। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यांग ये अपने दिल में काफी अनिच्छुक था, क्योंकि छोटा सा साथी अभी अभी उठा था और वह उसके साथ ठीक से नहीं मिला था। हालांकि, वह जानता था कि वह इसे रोकने में सक्षम नहीं था, और वह ऐसा कर भी नहीं सकता था। आखिरकार, विरासत दानव जानवरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। इस बार बैंगनी मिंक ने अपनी मर्जी से काम नहीं किया क्योंकि विरासत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आखिरकार, यह उसे मानव रूप लेने की अनुमति देगा। दानव सम्राट ने अचानक कहा, मौजूदा स्थिति के आधार पर, लुओ जुन निश्चित रूप से पूरे दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम होगा। मुझे पता है कि तुम उसे जरूर रोकोगे, लेकिन बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना ठीक है।
तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति सीमित है। अनावश्यक बलिदान करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? यांग ये ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से अनावश्यक बलिदान नहीं देगा, लेकिन वह नश्वर सम्राट को आसानी से दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति भी नहीं देगा। आखिरकार, वह नश्वर सम्राट के साथ नश्वर दुश्मन था और उनकी दुश्मनी अपूरणीय थी। उनमें से केवल एक ही अंत में बच सकता था। वरिष्ठ, आपको पता होना चाहिए कि यदि नश्वर सम्राट मानव क्षेत्रों को एकजुट करने में सक्षम हो जाता है तो यह दानव क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए आप उसे रोकते क्यों नहीं? यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा। बेशक मैं करता हूँ। दानव सम्राट मुस्कुराया और कहा, आखिरकार, नश्वर सम्राट का लक्ष्य पूरे महाद्वीप को एकजुट करना है, इसलिए वह मेरे दानव क्षेत्र को कैसे छोड़ सकता है? लेकिन मेरे दानव क्षेत्र को उसे क्यों रोकना चाहिए? क्या मनुष्यों को एक दूसरे को मारने और उनकी समग्र शक्ति को कमजोर करने देना बेहतर नहीं है? इसके अलावा, अगर मेरा दानव क्षेत्र अभी कार्य करता है तो पूरी मानव जाति निश्चित रूप से एकजुट होगी। आखिरकार, आपकी मानव जाति मेरी दानव जाति के खिलाफ बहुत भयभीत और शत्रुतापूर्ण है। उस समय, नश्वर सम्राट को पूरे महाद्वीप में सभी गहनों को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करने से पहले एक भी सेना को जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। अंत में, उसके पास नश्वर सम्राट की तलवार है और उसे उत्कृष्ट हान साम्राज्य का समर्थन प्राप्त है। यांग ये खुद को हंसने से नहीं रोक पाया क्योंकि वह वास्तव में यह भूल गया था। क्योंकि जब वह राक्षस जानवरों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण नहीं था, तो अन्य मानव प्रगाढ़ लोग थे। यदि राक्षस क्षेत्र अब कार्य करता है, तो यह संभवतः वैसा ही होगा जैसा कि दानव सम्राट ने कहा था। लुओ जून को पूरी मानव दुनिया को एकजुट करने के लिए एक भी सेना जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि भविष्य में मानव दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो मेरे राक्षस क्षेत्र में आओ। दानव सम्राट ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। यांग ये मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, सीनियर। अगर वह दिन आएगा तो मैं निश्चित रूप से राक्षसों के इलाके में जाऊंगा। सच कहूं तो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। दानव सम्राट जोर से हंसा, और फिर उसने बैंगनी मिंक को पकड़ लिया जो अभी भी जाने के लिए अनिच्छुक था, इससे पहले कि वह मौके पर गायब हो जाए। उसने केवल एक वाक्य छोड़ा, नश्वर सम्राट तलवार से सावधान रहो। शुभकामनाएं। नश्वर सम्राट तलवार। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर उसने प्राचीन म्यान की तलवार आत्मा को बुलाया, और उसने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम नश्वर सम्राट तलवार को दबा सकती हो? यांग ये ने अपने दिल में अनिश्चितता के साथ सोचा। तलवार की म्यान तलवारों को दबाने में सक्षम है। चूंकि नश्वर सम्राट तलवार एक तलवार है, तो तलवार की म्यान शायद इसे दबाने में सक्षम होनी चाहिए, है ना? हालांकि, वह निराश था क्योंकि तलवार आत्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसे दबा नहीं सकती। क्यों? यांग ये हैरान था और उसने कहा, क्या आपके बारे में यह नहीं कहा जाता कि आप सभी तलवारों को अपने सामने झुका सकते हैं? क्या नश्वर सम्राट तलवार भी एक तलवार नहीं है? तलवार आत्मा की पलकें झपकते ही उसने कहा, यह एक प्राकृतिक दाव कलाकृति है और यह एक ऐसी कलाकृति है जो इस दुनिया के साथ पैदा हुई थी और दुनिया द्वारा संरक्षित है। अन्यथा, यह प्राकृतिक दाव कलाकृति रैंकिंग में पहले स्थान पर नहीं होती। समझे? प्राकृतिक दाव कलाकृति रैंकिंग। क्या आप एक प्राकृतिक दाव कलाकृति या एक कृत्रिम हैं? यांग ये ने आगे कहा, मुझे नहीं पता। यांग ये हैरान रह गया और उसने चौंक कर कहा, तुम्हें कैसे नहीं पता? फिर तुम किस तरह की चीज हो? तुम ही वह चीज हो। तलवार आत्मा ने यांग ये को हल्के गुस्से से देखा। आप गुस्सा भी हो सकते हैं और दूसरों को डांट भी सकते हैं। यांग ये ने आश्चर्य से तलवार आत्मा को देखा। तलवार आत्मा अवाक थी। यांग ये थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने कंधे उचकाए और कहा, चलो ठीक से बात करते हैं। अगर म्यान है, तो तलवार भी होनी चाहिए। तुम्हारी तलवार कहाँ है? इसे सील कर दिया गया है। तलवार आत्मा ने थोड़े डक के साथ कहा। ये किसने किया? मास्टर ने किया। तुम्हारा मालिक कौन है? मास्टर मेरे मास्टर हैं। तलवार आत्मा अधीरता से बोली। क्या तुम्हारा स्वामी बहुत शक्तिशाली है? तुम में से एक अरब भी उसके मुकाबले में नहीं है। तलवार आत्मा ने यांग ये पर उदासीनता से नजर डाली। उसके मुंह के कोने फड़क उठे जब उसने कहा, तो फिर तुम अपने मालिक को ढूंढने क्यों नहीं गए? छी, मैंने सोचा था कि वह बहुत ही दुर्जय था, लेकिन अब तो पता चला कि वह भी मर चुका है। यांग ये ने थोड़े तिरस्कार के साथ कहा, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो मृत्यु से बच सकता है? तलवार आत्मा ने पूछा। यांग ये के पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि वह वास्तव में अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला था। यांग ये ने दूसरा सवाल पूछा। चलो इस विषय पर ज्यादा देर नहीं करते। ठीक है, आपकी तलवार ज्यादा शक्तिशाली है या नश्वर सम्राट की तलवार? नश्वर सम्राट की तलवार कुछ भी नहीं है। तलवार आत्मा ने तिरस्कार के साथ कहा। यह इस दुनिया के नियमों से मुक्त होकर संघर्ष भी नहीं कर सकती, तो यह मेरी तुलना कैसे कर सकती है? यांग ये की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, चलो चलें। कहाँ? अपनी तलवार की सील खोलने के लिए? बेशक। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से कहा। तलवार आत्मा फिर से अवाक थी। यांग ये ने कहा, क्या तुम नहीं चाहते? तलवार आत्मा ने कहा, तुम्हारी ताकत अपर्याप्त है।
अगर तुम वहां गए तो तुम अपनी जान दे दोगे। यांग यी दंग रह गया और उसने पूछा, इसके लिए मुझे कितना मजबूत होना चाहिए? तलवार आत्मा ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, किसी भी मामले में उन सभी वर्षों पहले की उन्मुक्त शक्ति भी अपर्याप्त थी। यांग यी को पसीना आने लगा। धार धार। ठीक इसी समय यांग ये के सामने एक काले कपड़े वाली आकृति प्रकट हुई। काले कपड़े वाली महिला ने तलवार आत्मा को देखा, फिर उसकी नजर यांग ये पर पड़ी और उसने कहा, मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। मैडम स्वाभाविक रूप से अनबेरू थीं। अध्याय 467 स्वीकार किया गया। दक्षिणी एन कबीला। कमरे में केवल यांग ये और अनबेरू ही बचे थे। दरअसल यांग ये आना नहीं चाहता था और एनबेरू से मिलना चाहता था। क्योंकि वे पहले से ही विरोधी पक्षों में थे, तो मिलने का क्या मतलब था? वह नहीं जानता था कि एनबेरू ने लुओ जून के साथ गठबंधन क्यों किया, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि यह एक ऐसा तथ्य था जिसे वह बिल्कुल भी नहीं बदल सकता था। वह अपनी सीमाएं जानता था। लगता है तुम्हारे और नश्वर सम्राट के बीच दुश्मनी है। एनबेरू अचानक बोला। यांग ये ने सिर हिलाया। मैं तुम दोनों के बीच मध्यस्थता में मदद कर सकता हूँ, अनबेरू ने कहा। यांग ये ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। एनबेरू ने कहा, पूरे दक्षिणी क्षेत्र का एकीकरण एक ऐसा विकास है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप रोक सकें, क्योंकि केंद्रीय क्षेत्र के कुछ कुलों और यहां तक कुछ 9वीं रैंक के संप्रदायों ने दक्षिणी क्षेत्र को एकजुट करने में उसकी मदद करने के लिए लुओ जून के साथ एक समझौता किया है। नहीं, मुझे पूरे महाद्वीप को एकजुट करने के लिए कहना चाहिए। इसलिए उसके खिलाफ जाना कई कुलों और संप्रदायों के खिलाफ जाने के बराबर है, समझे? उसने आप सभी से क्या वादा किया था? यांग ये बहुत उत्सुक था कि आखिर लुओ जुन ने इन संप्रदायों और कुलों से क्या वादा किया था कि उन्होंने वास्तव में उसके साथ गठबंधन किया था। एनबेरू ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर कहा, महाद्वीप के एकजुट होने के बाद वह हमारे सभी संप्रदायों और कुलों को विभिन्न क्षेत्रों में खुद को स्थापित करने की अनुमति देगा। सीधे शब्दों में कहें तो, अगर वह दक्षिणी क्षेत्र को एकजुट कर देता है, तो केंद्रीय क्षेत्र के 9वें रैंक के संप्रदाय और कबीले दक्षिणी क्षेत्र में अपने संप्रदाय और कबीले स्थापित करने में सक्षम होंगे, ताकि शिष्यों की भर्ती कर सकें और खुद को मजबूत कर सकें। क्या कोई संप्रदाय या कबीला अपनी सेना को पूरे महाद्वीप को कवर करने की अनुमति देने के प्रलोभन को अस्वीकार कर सकता है? तो बस यही बात है। यांग ये को समझ में आया और उसने कहा, उसने अन कबीले से क्या वादा किया था? अन कबीले के कारोबार को पूरे महाद्वीप में फैलाने की अनुमति देना। अनबेरू ने कहा, मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि परिस्थितियां उसके पक्ष में हैं, और मना करना युद्ध का प्रतिनिधित्व करेगा। उस समय वह महान हान साम्राज्य जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, उसके पीछे खड़ा होगा जबकि उसे संप्रदायों और कबीलों द्वारा सहायता मिलेगी। अन कबीला उसका विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसने अभी जो कहा, उसके आधार पर संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट बहुत बुरी स्थिति में हैं। क्योंकि सिर्फ 2 साम्राज्य ही श्रेष्ठ हान साम्राज्य और केंद्रीय क्षेत्र के कुलों और संप्रदायों की संयुक्त सेनाओं का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि दक्षिणी क्षेत्र के भीतर मूल विद्यालय और अन्य संप्रदायों जैसे संभावित खतरों को समाप्त नहीं किया गया है। तुम्हारे और लुओ जून के बीच की दुश्मनी ऐसी नहीं है जो तुम्हारी मौत के साथ खत्म हो जाए। अगर मैं आगे आकर मध्यस्थता करूं तो मैं तुम दोनों के बीच सुलह करवा सकता हूं। वह निश्चित रूप से तुम्हारी योग्यता के कारण तुम्हें बहुत महत्व देगा, एनबेरू ने कहा। यांग ये ने एनबेरू को देखा और बस उसकी आंखों में देखा। बाद में थोड़ा भौहें सिकोड़ी और वह बस बोलने ही वाली थी कि यांग ये ने अचानक अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अचानक एहसास हुआ कि शायद हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे अच्छे हैं और मैं इसकी सराहना करता हूँ। अगर भविष्य में हम युद्ध में मिलते हैं तो तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पर मेरा कोई बकाया नहीं है। उसी तरह मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों पर कभी दया नहीं दिखाता। यांग ये अपनी बात समाप्त करने के बाद मुड़ी और चली गई। एनबेरू का शरीर सख्त हो गया और वह थोड़ा चकित हो गई क्योंकि उसने यांग ये को कदम दर कदम दूर जाते देखा। दुश्मन? क्या मैं उसकी दुश्मन बन जाऊंगी? या शायद उसने मुझे अभी से अपना दुश्मन मान लिया है? हाँ, उसने निश्चित रूप से मान लिया है। वह स्वार्थी है, क्षुद्र है, और वह कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता। चूंकि मैं उसके दुश्मन का सहयोगी बन गया हूं, तो उसने निश्चित रूप से मुझे अब तक अपना दुश्मन मान लिया होगा। लेकिन क्या मैंने कोई गलती की? मैंने नहीं की। एन कबीला केवल ज्वार का अनुसरण करके ही जीवित रह सकता है। मैं एन कबीले का नेता हूं, इसलिए मेरे कार्य स्वाभाविक रूप से गलत नहीं हैं। लेकिन ऐसा करना उसके साथ दुश्मनी करने के बराबर है। क्या मैं उसके साथ दुश्मनी करने को तैयार हूं? यांग ये ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि यह एनबेरू के साथ बहुत अन्याय था, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। चूंकि उसने अपना फैसला कर लिया था, तो वे केवल दुश्मन ही रह सकते थे। अब जब उन्होंने अपने बीच सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, तो उन्हें भविष्य में लड़ने पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना पड़ेगा। यह निस्संदेह सबसे अच्छा था।
यांग ये ने चलना बंद कर दिया क्योंकि काले कपड़े वाली महिला उसके सामने आ गई थी। यांग ये काफी नाराज था और बोला, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम बहुत परेशान करने वाली हो? अगर उसके पास पर्याप्त ताकत होती तो वह निश्चित रूप से उसके काले कपड़े उतार देता और उसे 100 बार प्रताड़ित करता। नहीं, 1000 बार, क्योंकि वह लगातार उसे धमकाती थी और हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराना पसंद करती थी। इससे वह वाकई नाराज हो गया। ठंड की एक लहर ने उस पर हमला कर दिया और इससे यांग ये का पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा। उससे माफी मांगो। काले कपड़े वाली महिला की आवाज बेहद ठंडी थी और उसमें जरा भी भावना नहीं थी। यांग ये ने कहा, मैडम एन, मैं आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से आपने उसके पक्ष में खड़े होने का फैसला किया है। मैं यह नहीं कह सकता कि आपका फैसला गलत है, लेकिन यह सच है कि हम दुश्मन बन गए हैं। जब बात यहाँ तक गई है तो आप मुझसे क्या कहना या करना चाहती हैं? तुम मर जाओगे। उसके पीछे से एनबीरू की आवाज गूंजी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मुझे नहीं समझती हो और मैं तुम्हें नहीं समझता। हाँ, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। मैं वास्तव में हिचकिचाहट या अनिश्चितता से काम करना पसंद नहीं करता। अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुका। उसने अपने कदम तेज कर दिए और तेजी से उसकी नजरों से ओझल हो गया। चाची, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? एनबीरू ने काले कपड़े वाली महिला को देखा। काले कपड़े पहने महिला ने धीमी आवाज में कहा, वह संकीर्ण सोच वाला और बेहद निर्दयी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत बेहद भयानक है। अगर वह सफलतापूर्वक परिपक्व हो जाता तो वह तलवार संप्रदाय के गुरु से भी अधिक भयानक होता। हालांकि, क्या वह तब तक जीवित रह पाता? नश्वर सम्राट उसे कभी परिपक्व होने का मौका नहीं देगा। इसलिए, आप गलत नहीं हैं। उसके कारण दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह इसके लायक नहीं है। एनबिरू ने अचानक कहा, क्या आपको लगता है कि नश्वर सम्राट वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र को एकजुट करने में सक्षम होंगे? काले कपड़े वाली महिला चौंक गई और बोली, छोटी लड़की, क्या यह हो सकता है कि तुम अपनी बात से पीछे हटने का इरादा रखती हो? एनबिरू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं स्वाभाविक रूप से पूरे एन कबीले के भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। मुझे शुरू में लगा था कि नश्वर सम्राट निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र को एकजुट करने में सक्षम होगा, लेकिन अब वह अकेले क्या कर सकता है? काले कपड़े वाली महिला धीमी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता, यह बस एक एहसास है। मुझे लगता है कि लुओ जुन शायद आसानी से दक्षिणी क्षेत्र को एकजुट करने में असमर्थ होंगे, एनबिरू ने कहा। बस उसे भूल जाओ, तुम दोनों का एक साथ रहना असंभव है। मैंने देखा है कि लुओ जून तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। वह वर्तमान युग का एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसलिए एनबिरू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके जाने के बाद यांग ये ने गहरी सांस ली। हालांकि वह आन कबीले के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि अब वे दुश्मन होने ही वाले थे। चूंकि वे दुश्मन थे, इसलिए उसे भविष्य में सावधान रहना था क्योंकि आन कबीले के हथियारों से निपटना बेहद मुश्किल था। यह ऐसी बात थी जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। जहां तक अनबेरू का प्रश्न है, यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस नाम को अपने दिमाग से मिटा दिया। जब उसने लुओ जून के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया था तो वह क्या कर सकता था? इसलिए उसने इसे हवा में उड़ा देने का फैसला किया। यांग यी की आंखों में संघर्ष और झिझक के भाव, जब उसने इस बिंदु तक सोचा, बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गए और उन भावों की जगह बर्फीली ठंडक ने ले ली। यांग ये ने एक ट्रांसमिशन तावीज निकाला और उसे सक्रिय किया। उसने ट्रांसमिशन तावीज का इस्तेमाल करके 50 किलोमीटर दूर इंतजार कर रही शियाओ युक्सी को यहां हुई हर घटना के बारे में बताया और उसने शियाओ युक्सी से डाकबीस्ट एम्पायर में वापस लौटने और बीस्ट सम्राट और संस्थापक सम्राट दोनों से तैयारी शुरू करने के लिए कहा। वर्तमान स्थिति वास्तव में काफी खराब थी क्योंकि ग्रैंड किन साम्राज्य और डाकबीस्ट साम्राज्य वास्तव में लुओ जुन का विरोध करने में असमर्थ होते यदि उन्हें उत्कृष्ट हान साम्राज्य, दोएन कुलों और केंद्रीय क्षेत्र के संप्रदायों और कुलों का समर्थन प्राप्त होता। अभी भी यह एक निराशाजनक स्थिति है। यांग ये थोड़ी देर के लिए चुपचाप मौके पर रहा और फिर उसने अपनी हथेली पलटी। नश्वर सम्राट कवच और नश्वर सम्राट मुहर उसकी हथेली में दिखाई दिए। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी क्योंकि वह इन प्राकृतिक दाव कलाकृतियों को देख रहा था, क्योंकि वह उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पा रहा था, और यह विशेष रूप से नश्वर सम्राट कवच के लिए था। इसने महत्वपूर्ण क्षण में उसके साथ चालें भी चलीं और लगभग उसकी मौत का कारण बन गया। इसने यांग ये को बेहद क्रोधित कर दिया। यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा, फिर अचानक बोला, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक छोटी लड़की यांग यी के सामने प्रकट हुई। वह हाथ में राजदंड पकड़े हुए हवा में तैर रही थी और वह बहुत गर्वित लग रही थी। चूंकि तुम इतनी कमजोर हो तो आगे बढ़ो और बोलो, छोटी लड़की ने कहा। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। वह वास्तव में उसे अच्छी तरह पीटना चाहता था अगर उसके पास ताकत होती।
उसने अपने मन में अवास्तविक विचारों को दबा दिया और कहा, ये दो खजाने प्राकृतिक दाव कलाकृतियां हैं जो बेहद दुर्जेय हैं, लेकिन मैं उनका उपयोग करने में असमर्थ हूँ। क्या आप उनकी उपकरण आत्माओं को खत्म करने में सक्षम हैं? छोटी लड़की की नज़र नश्वर सम्राट के कवच पर पड़ी, और फिर उसने उसे अपने राजदंड से गिरा दिया और कहा, यहाँ से चले जाओ। छोटे सुनहरे ड्रैगन के यहाँ प्रकट होने से पहले सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी। उसने पहले यांग ये को देखा, फिर छोटी लड़की को देखा, और जब उसने छोटी लड़की को देखा तो उसकी आंखों में भय दिखाई दिया। तुम उसे अपना स्वामी क्यों नहीं मानते? छोटी लड़की ने यांग ही की ओर इशारा करते हुए छोटे सुनहरे ड्रैगन से सवाल किया। यांग ये दंग रह गया। सुनहरे ड्रैगन ने यांग ये की ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाया, और फिर वह लगातार छोटी लड़की के चारों ओर तैरने लगा, जैसे कि वह उसे कुछ समझा रहा हो। टकराना। छोटी लड़की ने अचानक अपने राजदंड से सुनहरे ड्रैगन के सिर पर प्रहार किया, और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा। छोटी लड़की ने कहा, बकवास बंद करो। अगर ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे लिए इस स्तर तक साधना करना मुश्किल था, तो मैं तुम्हारी चेतना को चकनाचूर कर देती और तुम्हें फिर से उलझन भरी स्थिति में पहुंचा देती। अपना फैसला करो। क्या तुम उसे अपना गुरु मानने को तैयार हो या नहीं? अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें कुचल कर मार डालूंगी। यांग ही अवाक रह गया। छोटे सुनहरे ड्रैगन ने छोटी लड़की को गलत भाव से देखा, फिर भी छोटी लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना छोटा सा हाथ उठाया, और उसके हाथ पर प्रकाश की एक क्रिस्टल नीली गेंद टिमटिमा उठी। छोटे सुनहरे ड्रैगन ने अंत में यांग ये को देखा, और फिर वह अत्यधिक अनिच्छा से यांग ये के पास उड़ गया। उसके बाद सुनहरे ड्रैगन से अचानक सुनहरे प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी, जिसे यांग ये उत्साह से देख रहा था, और फिर सुनहरी रोशनी उसकी भौहों के बीच में प्रवेश कर गई। थोड़ी देर बाद यांग ये ने एक प्रसन्न अभिव्यक्ति प्रकट की, क्योंकि वह वास्तव में छोटे सुनहरे ड्रैगन की वर्तमान भावनाओं को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम था। छोटी लड़की ने अपना हाथ वापस खींच लिया और कहा, इसने तुम्हें अपना स्वामी मान लिया है, इसलिए अब से तुम इन दो बेकार चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं वापस आराम करने जा रही हूँ। मैं अब से अपनी ताकत को विकसित करने और उसे पुनः प्राप्त करने जा रही हूँ, इसलिए मैं शायद बहुत लंबे समय तक खुद को दिखाने में असमर्थ रहूंगी। खुद को मुसीबत में मत डालो। समझे? यांग ये ने कहा, मुझे परेशानी में न डालने से तुम्हारा क्या मतलब है? छोटी लड़की ने भौहें सिकोड़ी और बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, उन लोगों को नाराज मत करो जिन्हें तुम हरा नहीं सकते। समझे? यांग ये ने कहा, तो क्या होगा यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं हरा नहीं सकता, मुझे अपमानित करता है? उस व्यक्ति को मार डालो। छोटी लड़की ने स्वाभाविक रूप से कहा, अगर मैं ऐसा न कर सकूं तो क्या होगा? तो भागो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अध्याय 468 शहर के गवर्नर की संपत्ति। छोटी लड़की के छोटे भंवर में प्रवेश करने के बाद यांग ये नश्वर सम्राट की मुहर और नश्वर सम्राट के कवच की जांच करने से खुद को रोक नहीं सका। नश्वर सम्राट के कवच की ताकत पहले से ही इतनी भयानक थी कि वह उसे वश में नहीं कर सका, इसलिए अब जब उसने उसे वश में कर लिया है और उसके उपकरण आत्मा की सहायता प्राप्त कर ली है, तो उसकी वर्तमान सुरक्षा कितनी भयानक होगी। यांग ये के शरीर से अचानक सुनहरी रोशनी की एक परत निकली और उसके दिल में एक ही आदेश था। सुनहरी रोशनी त्वचा की एक पतली परत की तरह थी जिसने यांग ये के पूरे शरीर को ढक रखा था। उसने एक पल के लिए अपने अंगों को हिलाया और देखा कि सुनहरी रोशनी की परत ने उसकी हरकत को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। इससे उसे राहत की सांस लेने का मौका मिला। उसके बाद उसने अपना हाथ सुनहरी रोशनी से आगे बढ़ाया, और यह बेहद नर्म था, जैसे कि वह कपास को छू रहा हो। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर उसने अपने दिल में एक और आदेश जारी किया, और फिर एक तलवार आसमान में चली गई। यांग ये ने गोली को नियंत्रित किया और अपनी छाती की ओर हिंसक रूप से गोली चलाई, और फिर यांग ये ने तुरंत आश्चर्य से देखा कि तलवार वास्तव में एक बहुत ही तुलनात्मक गति से पीछे की ओर उड़ गई। यह वापस उछल गया। यांग ये बहुत खुश था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि नश्वर सम्राट कवच में न केवल इतनी भयानक रक्षात्मक क्षमताएं थीं, बल्कि वास्तव में हमलों को पलटने की क्षमता भी थी। यह वास्तव में उसकी उम्मीदों से बढ़कर था। यांग ये की नज़र नश्वर सम्राट सील पर पड़ी। नश्वर सम्राट सील के पास किस तरह की विशेष क्षमता है? यह सिर्फ अपना आकार बढ़ाने और दूसरों पर टूट पड़ने में सक्षम नहीं हो सकता, है न? भले ही इसकी शक्ति इतनी ही भयानक हो, लेकिन अगर यह सिर्फ इतना ही करने में सक्षम हो, तो यह प्राकृतिक दाव कलाकृति के रूप में अपने नाम के अनुरूप नहीं रह पाएगा। यांग ये ने म्यू जून को बुलाया, और आखिरकार उसे म्यू जून से नश्वर सम्राट सील के प्रभावों के बारे में पता चला। यह दमन करने की क्षमता थी। यह क्या दबा सकता था? यह किसी भी चीज को दबा सकता था। उदाहरण के लिए, कर्म भाग्य, आत्मा शिराएं, मृत्यु ऊर्जा, और यहाँ तक कि लोग भी। बेशक, यह सिर्फ इसलिए सब कुछ दबा नहीं सकता था क्योंकि इसमें ऐसा करने की क्षमता थी। किसी भी मामले में उसकी मौजूदा ताकत नश्वर सम्राट की मुहर का पूरी तरह से उपयोग करने और लोगों को दबाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी। यहाँ तक नश्वर सम्राट कवच भी कुछ ऐसा था जिसका वह केवल थोड़े समय के लिए ही उपयोग कर सकता था, क्योंकि वे वास्तव में बहुत अधिक गहन ऊर्जा का उपभोग करते थे।
भले ही उसके पास छोटा भंवर हो, फिर भी वह अपनी इच्छानुसार ऐसे प्राकृतिक दाव कलाकृतियों का उपयोग नहीं कर सकता था। संक्षेप में, उसकी साधना बहुत कम थी। उसके पास कई असाधारण खजाने थे, फिर भी वह उनमें से किसी एक का भी पूरा उपयोग नहीं कर सका। यह उस व्यक्ति की तरह था जिसके पास एक अरब था, लेकिन वह हर बार उपयोग करने के लिए केवल 100 ही निकाल सकता था। यह बेहद निराशाजनक और कष्टप्रद था। वह बसने और ठीक से खेती करने के लिए एक जगह की तलाश करना चाहता था। हालांकि उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। वहां बहुत सी चीजें थीं जिन्हें संभालना था, इसलिए उसके पास थोड़ा भी समय नहीं था। इस प्रकार उसने जो भी उन्नति हासिल की थी, वह वध के दौरान प्राप्त हुई थी। यांग यी ने अपना सामान रखा और जाने ही वाला था कि अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपने दिल में एक आदेश दिया और एक तलवार प्रकाश की किरण में बदल गई जो 30 मीटर दूर एक कोने की ओर विस्फोटक रूप से चली। यह बिजली की तरह तेज था और एक पल में वहां पहुंच गया। तलवार सम्राट, रुको, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। अचानक कोने से एक चिंतित आवाज सुनाई दी, और फिर यांग ये की दृष्टि के क्षेत्र में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी दिखाई दिया। अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था क्योंकि वह तलवार उसके माथे के बीच से आधे इंच से भी कम दूरी पर थी। अगर वह थोड़ी देर बाद चिल्लाता तो शायद वह लाश में तब्दील हो जाता। अफवाहों के अनुसार, तलवार सम्राट के पास एक साल दायरे के विशेषज्ञों को मारने की ताकत है। निश्चित रूप से, वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के लायक है, क्योंकि सिर्फ उस हमले से ही उसके जैसे शीर्ष आत्मा दायरे के प्रखर व्यक्ति का विरोध करना संभव नहीं था। तुम कौन हो? यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। यह व्यक्ति अभी अभी आया था और उसने पहले के दृश्य नहीं देखे थे, अन्यथा उसकी तलवार बिना रुके ही वार कर देती। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, मैं लू येशुआन हूं, शहर के गवर्नर एस्टेट का सदस्य। यांग यी की भौहें उठीं और उसने कहा, शहर के गवर्नर की संपत्ति? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, मुझे शहर के गवर्नर के आदेश पर तलवार सम्राट को शहर के गवर्नर की संपत्ति में मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है। यांग ये चुप हो गया। शहर के गवर्नर ने मुझे अपनी संपत्ति में क्यों आमंत्रित किया है? ऐसा लगता है कि प्राचीन डोमेन शहर की सभी शक्तियों में से केवल शहर के गवर्नर की संपत्ति ने लुओ जुन का पक्ष नहीं लिया है। क्या उसके और महान हान साम्राज्य के बीच दुश्मनी हो सकती है, या शायद उसके कुछ और इरादे हैं? शहर के गवर्नर ने कहा कि उनका और यंग मास्टर यांग का उद्देश्य एक समान है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, रास्ता दिखाओ। चाहे जो भी हो, उसे लगा कि उसे शहर के गवर्नर से मिलना चाहिए। वर्तमान में, उसे सहयोगियों की आवश्यकता थी, अन्यथा डाकबीस्ट साम्राज्य और ग्रैंड किन साम्राज्य चिंताजनक स्थिति में होंगे। वे दोनों जल्दी से शहर के गवर्नर एस्टेट में पहुंचे। लू येशुआन सबसे आगे था। यांग ये ने अभी सिटी गवर्नर एस्टेट के दरवाजे से पैर रखा ही था कि अचानक तलवार की एक धार अचानक से विस्फोटक रूप से ऊपर आ गई। यांग ये के हाव भाव थोड़े बदल गए क्योंकि तलवार की इस धार में वास्तव में तलवार का इरादा था, और यह कम से कम छठे स्तर का तलवार का इरादा था। क्या शहर के गवर्नर ने उसे मारने का इरादा किया था? इसकी संभावना बहुत कम थी क्योंकि लू येशुआन के चेहरे पर भी हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई यांग ये पर भी इस समय हमला करेगा। यांग ये ने अपनी उंगली से झटका मारा और तलवार की क्यूई का एक धागा प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो आगे की ओर चमक उठा, और फिर एक धमाका हुआ क्योंकि तलवार की क्यूई तुरंत उसकी तलवार की क्यूई के धागे से अलग हो गई। आप वास्तव में मेरी तलवार क्यूई को आसानी से नष्ट करने में सक्षम थे। तलवार सम्राट के रूप में आपकी उपाधि वास्तव में कुछ वजन रखती है। एक आवाज धीरे धीरे सुनाई दी, जब एक महिला एक टुकड़ा पोशाक में और एक तलवार पकड़े हुए यांगे के दृष्टि क्षेत्र में दिखाई दी। वह महिला बहुत सुंदर थी और उसका शरीर भी दुबला पतला था। हालांकि यांग यी की ओर उसकी नजर उसे उकसाने के इरादे से भरी हुई थी। लू येशुआन के मुंह के कोने इस महिला को देखकर फड़क उठे, और फिर वह शर्मिंदगी से यांग ये की ओर देखकर मुस्कुराया। युवा मास्टर यांग, यह हमारी जूनियर सिटी गवर्नर लू जियानयाओ है। हाँ, वह एक तलवार साधक भी है। जब उसने अभी हमला किया तो उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, और वह केवल युवा मास्टर यांग के साथ मुकाबला करना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर यांग बुरा नहीं मानेंगे। यांग ये ने कहा। युवा मिस लू ने 20 वर्ष की आयु से पहले ही छठे स्तर की तलवार की मंशा प्राप्त कर ली थी, ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा है। यह 7वां स्तर है। लू जियानयाओ ने यांग ये को बीच में रोका और कहा, मैंने सुना है कि आपके पास 8वें स्तर की तलवार की मंशा है, क्या यह सच है? यांग ये ने सिर हिलाया क्योंकि इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लू जियानयाओ की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, क्या हम थूकें? यांग ये ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसके साथ बहस करना बिल्कुल निरर्थक था। उसने ऐसा कुछ करने से इनकार कर दिया जो निरर्थक था और उसके समय की बर्बादी थी। जूनियर सिटी गवर्नर, लॉर्ड सिटी गवर्नर यंग मास्टर यांग का इंतजार कर रहे हैं। लू येशुआन ने जल्दी से कहा क्योंकि उसे साफ पता था कि उसका यह जूनियर सिटी गवर्नर कितना गुस्सैल है।
वह जिद्दी थी और आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए वह सीधे अपनी तलवार खींच सकती थी और यांग ये पर हमला कर सकती थी। लू जियान्याओ ने अपने होंठ सिकुड़े और फिर उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और एक तरफ चली गई। उसने केवल यांग ये को घूर कर देखा। जाहिर है, वह यांग ये की अस्वीकृति से बहुत नाराज थी। लू यीशुआन ने राहत की सांस ली और फिर उसने यांग ये से कहा, युवा मास्टर यांग, कृपया इस तरफ आइए। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह आगे बढ़ गया। हालांकि लू जियान्याओ ने अचानक अपनी तलवार खींच ली जब वह उसके पास से गुजरा और धुंध का एक विस्तार तुरंत दिखाई दिया और यांग ये के चारों ओर 30 मीटर के क्षेत्र को घेर लिया। दूसरी ओर लू जियान्याओ का हमला एक अस्पष्ट धुंध की तरह था जिसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। यह एक पल में यांग ये के सामने था, दूसरे पल में उसके पीछे, यह एक पल में एक तलवार की तरह था, फिर भी यह अगले पल में 100 की तरह था। यह अस्पष्ट एवं अप्रत्याशित था। यांग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा क्योंकि उसने पहली बार ऐसी तलवार तकनीक देखी थी। यह काफी आश्चर्यजनक है। हालांकि यह अभी भी उसके लिए एक मामूली बात थी। आखिरकार यांग ये के लिए ऐसे भ्रम बिल्कुल बेकार थे जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था। हालांकि ऐसी चीजें थी जो इस तलवार तकनीक से सीखी जा सकती थी, और यह हमला करने का इसका अजीब और रहस्यमय तरीका था। भले ही यह उसके खिलाफ बेकार था, लेकिन दुनिया में हर किसी के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय नहीं था। लू जियान्याओ तुरंत प्रसन्न हो गई जब उसने यांग ये को भौहें सिकोड़ते हुए देखा और उसकी आंखों में तिरस्कार और आत्मसंतुष्टि का एक निशान दिखाई दिया। यह तलवार तकनीक क्लाउड मिस्ट तलवार तकनीक एक स्वर्ग रैंक तकनीक थी और यहां तक कि एक साथ दायरे के विशेषज्ञ को भी अतीत में उसके द्वारा लगभग मार दिया गया था। तो यह व्यक्ति जिसे तलवार सम्राट यांग ये कहा जाता था, उसकी तलवार तकनीक का विरोध कैसे कर सकता था जब वह केवल आत्मा क्षेत्र में था। लू जियान्याओ ने अपनी कलाई को झटका और धुंध में भ्रम तुरंत शांत हो गया और अगले ही पल प्रकाश की अनगिनत किरणें यांग ये की ओर हिंसक रूप से चलीं। यांग ये ने न तो अपनी तलवार खींची और न ही चकमा दिया, बल्कि उसने प्रकाश की उन किरणों को अपनी ओर आने दिया। झनकार, यांग ये के बाएं कंधे पर तलवार से वार किया गया। लू जियान्याओ चौंक गई क्योंकि उसने देखा कि उसकी तलवार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। वह अपनी तलवार वापस लेने ही वाली थी कि यांग ये ने आगे बढ़कर दबाव डाला और फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। युवा मास्टर यांग, कृपया दया दिखाएं। लू यीशुआन चौंक गया और जल्दी से बोला। यांग ये ने उसे देखा और कहा, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें हरा भी दूं तो भी मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्या तुम इस पर शर्त लगाना चाहती हो? यांग ये ने बोलते हुए अपने हाथ से बल लगाया और लू जियान्याओ का चेहरा तुरंत भयानक रूप से पीला पड़ गया। उसकी आंखों में भय की एक झलक उभरी। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसके सामने खड़ा यह आदमी वास्तव में उसे मारने की हिम्मत करेगा। वह वास्तव में हिम्मत करता है। लेकिन वह अपनी हार कैसे स्वीकार कर सकती थी? वह, लू जियान्याओ, एक आदमी से हार कैसे स्वीकार कर सकती थी? ठीक इसी समय यांग ये ने अचानक अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसने उसे जाने दिया, जबकि उसने कहा, स्वेच्छा से काम करना एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने वर्षों में बहुत से स्वेच्छाचारी लोगों को देखा है और व्यावहारिक रूप से वे सभी मर चुके हैं। उनमें से कई मेरे हाथों भी मारे गए। जो लोग तलवार की खेती करते हैं, उन्हें झुकने और हमेशा अडिग रहने के बजाय मरना पसंद करना चाहिए। हमें एक दुर्जय या दुश्मन के सामने भी तलवारें निकालने का साहस करना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मूर्ख की तरह काम करना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती देनी चाहिए जिसे आप हरा नहीं सकते। यह साहस नहीं है, यह मौत को आमंत्रित करना है। समझे? क्या तुम मुझे सबक सिखा रहे हो? लू जियान्याओ ने यांग ये को गुस्से से देखा। प्रकाश की एक किरण चमकी। तलवार की नोक लू जियान्याओ के माथे के बीच की त्वचा पर लगी थी और इससे उसका शरीर तुरंत अकड़ गया, जबकि वह अपनी एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं कर सकी। यांग ये ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मेरे पास ऐसा करने की योग्यता नहीं है? आप? लू जियान्याओ गुस्से में था। क्या? यांग ये ने कहा, क्या तुम मेरे बराबर भी हो? तुम मेरी तलवार के एक भी वार को रोक नहीं सकते, तो तुम्हारे पास गर्व करने के लिए क्या बचा है? क्रोध कमजोरों के लिए होता है। तुम अभी क्रोधित हो क्योंकि तुम कमजोर हो और तुम्हारे पास मेरा विरोध करने की जगह भी नहीं है। अगर तुम्हें यह भी एहसास नहीं है कि तुम कमजोर हो, तो तुम तलवार कैसे विकसित कर सकते हो? लू जियान्याओ की आंखों में धीरे धीरे आंसुओं के मोती उभर आए और वह यांग ये को घूर रही थी मानो वह उसे अपनी निगाहों से मार डालना चाहती हो। आखिर उसके साथ ऐसा व्यवहार कब हुआ था? उसने मन ही मन कसम खाई कि वह उसे जरूर मार डालेगी। मैं उसे जरूर मार डालूंगी। यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में रखी और लू जियान्याओ की ओर एक नजर भी डाले बिना शहर के गवर्नर की संपत्ति की गहराई की ओर चल दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले तो वह उस महिला को सबक सिखाना चाहता था। दूसरा, उसे मार्गदर्शन देना और शहर के गवर्नर पर एहसान करना चाहता था। उसे विश्वास था कि शहर के गवर्नर ने उसकी हर हरकत देखी है, क्योंकि जब से वह इस संपत्ति में आया है, उसे लगा था कि कोई उसे देख रहा है।
आप वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के लायक हैं। यांग ये अभी हॉल में आया ही था कि शानदार कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला। अध्याय 469 विश्व चित्रण। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, क्योंकि अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे वास्तव में वही एहसास दिया जो दानव सम्राट ने दिया था। अधेड़ उम्र के आदमी की ताकत गहरी और अथाह थी। वरिष्ठ, आप प्राचीन डोमेन शहर के नगर गवर्नर हैं? यांग ये ने पूछा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, वे मुझे सिटी गवर्नर लू कहते हैं, और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। यांग ये ने कहा, सिटी गवर्नर लू, मैं बहुत उत्सुक हूँ। प्राचीन डोमेन सिटी में अधिकांश शक्तियों ने लुओ जून का पक्ष लिया है, तो आपके इस सिटी गवर्नर एस्टेट ने भी उसका पक्ष क्यों नहीं लिया? इसके अलावा तार्किक रूप से कहें तो लुओ जून शायद आपके सिटी गवर्नर एस्टेट को अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देगा। हालांकि ऐसा हुआ कि उसने सिटी गवर्नर एस्टेट को नहीं छुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या सिटी गवर्नर लू इन सवालों के जवाब में मेरी मदद कर सकते हैं। शहर के गवर्नर लू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि आप इसके बारे में उत्सुक होंगे। लुओ जून द्वारा प्रदान किया गया मुआवजा बहुत लुभावना था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वह अपना वादा पूरा कर पाएगा। एक बार जब दुनिया एकजुट हो जाएगी, तो लुओ जून के पास पूरे महाद्वीप के विश्वास द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा होगी। इसके अलावा उसके पास नश्वर सम्राट तलवार और उत्कृष्ट हान साम्राज्य का समर्थन होगा। उस समय हम सभी कबीले और संप्रदाय उसकी नज़र में कचरा होंगे, और जब हम अपनी उपयोगिता से बाहर हो जाएंगे तो हमें हटा दिया जाएगा। क्या लुओ जून बहुत ताकतवर है? यांग ये ने यह सवाल पूछते हुए भौहें सिकोड़ी। शहर के गवर्नर लू ने कहा, अभी वह बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन एक बार जब वह इस पूरे महाद्वीप से विश्वास को अपने नियंत्रण में ले लेगा, तब भले ही वह उस समय भी एक आत्मिक क्षेत्र का प्रखर व्यक्ति हो, फिर भी वह विश्वास की ऊर्जा और नश्वर सम्राट तलवार का उपयोग करके सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी मार सकता है। उसकी शक्ति उसके अधिकार और विश्वास की ऊर्जा के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। वे जितने अधिक होंगे, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। यह इस हद तक है कि उसे बिल्कुल भी साधना करने की आवश्यकता नहीं है, और पर्याप्त अधिकार और विश्वास की ऊर्जा के साथ उसकी साधना अपने आप बढ़ जाएगी। यह तो पागलपन है। यांग ये की पलकें झपकने लगीं। जैसा कि स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिनिधि से उम्मीद की जाती है, वह वास्तव में प्रकृति द्वारा भरपूर संपन्न है। उसके पास केवल उत्कृष्ट हान साम्राज्य से विश्वास की ऊर्जा है, लेकिन उसकी वर्तमान शक्ति पहले से ही उत्कृष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारने के लिए पर्याप्त है। यदि आप भविष्य में उससे लड़ते हैं तो आपको उसकी नश्वर सम्राट तलवार से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब उस तलवार का उपयोग विश्वास की ऊर्जा के साथ किया जाता है, तो यह किसी को मारने के लिए स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के बराबर है। उसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा स्वीकार और संरक्षित किया गया है। सिटी गवर्नर लू ने कहा, काश वह मुझसे एक एक करके लड़ने को तैयार होता। दुर्भाग्य से वह ऐसा करने से इनकार करता है। यांग ये ने उदासीनता से कहा, और उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। शहर के गवर्नर लू ने यांग यी की ओर देखा और कहा, अभी आप दोनों के पास जो ताकत है, उसके आधार पर आप उसे मार सकते हैं। हालांकि अगर उसे दूसरे क्षेत्रों से विश्वास की ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो आपके लिए उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। यह इस हद तक भी संभव है कि आप उसके द्वारा मारे जाएं। यांग ये ने बहस नहीं की और सिर्फ इतना कहा, वरिष्ठ, ऐसा लगता है कि आपने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उसने मेरे सिटी गवर्नर की संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं छुआ है क्योंकि वह अभी ऐसा करने को तैयार नहीं है। सिटी गवर्नर लू ने कहा, अगर मैं तैयार हूं, तो मेरी संपत्ति शहर के बाहर तैनात पूरे सोलिटर कोर को नष्ट कर सकती है। हालांकि यह पूरी तरह से निरर्थक होगा, क्योंकि महान हान साम्राज्य और भी अधिक विशेषज्ञों को भेज देगा। इसके अलावा मेरे सिटी गवर्नर की संपत्ति उन विशेषज्ञों का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगी। तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों आमंत्रित किया है? शहर के गवर्नर लू, यांग ये ने पूछा। शहर के गवर्नर लू ने कहा, क्या आप जानते हैं कि लुओ जुन ने अभी तक दक्षिणी क्षेत्र पर हमला क्यों नहीं किया है? यांग यी के जवाब देने से पहले ही उसने कहना जारी रखा, क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ कमी है, एक दाव कलाकृति जिसे वर्ल्ड पोर्ट्रेट कहा जाता है। विश्व चित्र। यांग यी हैरान हो गया और उसने पूछा, वह क्या है? एक प्राकृतिक दाव कलाकृति जो 100,000 सैनिकों को पकड़ सकती है। एक बार यह उसके कब्जे में आ जाए, तो वह अपनी सेना को इसके भीतर रख सकता है, और फिर उसके सैनिकों को किसी भी तरह के प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे जहां भी चाहें वहां प्रकट हो सकेंगे। उस समय क्या आपको लगता है कि उसके लिए दक्षिणी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना मुश्किल होगा? शहर के गवर्नर लू ने कहा, इसमें 100,000 सैनिक रह सकते हैं। यांग ये की पलकें झपकने लगीं। अगर यह सच में ऐसा है, तो अगर लुओ जून ग्रैंड किन साम्राज्य की शाही राजधानी में दिखाई देता है, तो यह राजधानी के भीतर सीधे 100,000 सैनिकों के प्रकट होने के बराबर होगा। फिर हम उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? विश्व चित्र को लुओ जून के हाथों में पड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अन्यथा उसके लिए पूरी मानव दुनिया को जीतना बहुत आसान हो जाएगा।
मुझे जानकारी मिली है कि केंद्रीय क्षेत्र के जंगलों में खंडहर दिखाई दिए हैं, और जब वह खंडहर दिखाई दिया तो दुनिया में एक असाधारण घटना सामने आई। सूरज और चांद मंद हो गए जबकि आकाश और धरती हिल गई। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह खंडहर एक प्राचीन संत क्षेत्र विशेषज्ञ का है, और विश्व चित्र उसके भीतर होना चाहिए। क्योंकि लुओ जून अभी उस खंडहर की ओर भाग रहा है, शहर के गवर्नर लू ने कहा। एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खंडहर। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। महाद्वीप में संत क्षेत्र विशेषज्ञ को प्रकट हुए कितने साल हो गए हैं। यदि आप विश्व पोर्ट्रेट प्राप्त करने में सक्षम हैं या इसे लुओ जून के हाथों में पड़ने से रोकते हैं, तो मैं डाकबीस्ट साम्राज्य और ग्रैंड किन साम्राज्य के साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा, मैं शहर के भीतर सोलिटर कोर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करूंगा। यदि आप विश्व पोर्ट्रेट प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसे लुओ जून के हाथों में पड़ने नहीं दे सकते हैं, तो मेरे पास लुओ जून के पक्ष में खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, शहर के गवर्नर लू ने कहा। उत्कृष्ट हान साम्राज्य विश्व चित्र को अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देगा। वे निश्चित रूप से सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजेंगे। शहर के गवर्नर लू ने यांग ये को बीच में टोकते हुए कहा, वे सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को उस खंडहर में नहीं भेजेंगे। क्योंकि उस खंडहर का स्वामी एक उत्तराधिकारी की तलाश में है, इसलिए उसके चारों ओर प्रतिबंध लगाए गए हैं जो सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को प्रवेश करने से रोकते हैं। यदि सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ बलपूर्वक उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो प्रतिबंध उनकी साधना को दबा देगा। इसलिए महान हान साम्राज्य और विभिन्न बड़े संप्रदायों और कुलों ने अपने अपने युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों को खंडहर में प्रवेश करने की अनुमति देने का फैसला किया। वे उस संत क्षेत्र के विशेषज्ञ की विरासत और खजाने को प्राप्त करने में सक्षम हैं या नहीं, यह सब उनके अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। सिटी गवर्नर लू, मैं आप पर कैसे भरोसा करूं? यांग ये ने सीधे उसकी आंखों में देखा। शहर के गवर्नर लू ने कहा, मैं तुम्हें मुझ पर भरोसा दिलाने में असमर्थ हूं। असल में, तुम्हें लुओ जून को रोकना ही होगा, चाहे तुम मुझ पर भरोसा करो या न करो। है ना? एक बार जब लुओ जून को विश्व चित्र मिल जाता है, तो पूरी मानव दुनिया में कोई भी कबीला या संप्रदाय उसे रोक नहीं पाएगा, जब तक कि दानव क्षेत्र या शैतान क्षेत्र कोई कदम न उठाए। हालांकि, वे दोनों हमें इंसानों को एक दूसरे को मारते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहते। यांग ये कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वास्तव में, यह वैसा ही है जैसा कि सिटी गवर्नर लू ने कहा था। चाहे मैं उस पर भरोसा करूं या ना करूं, मुझे अभी भी लुओ जून को रोकना है। भले ही मैं वर्ल्ड पोर्ट्रेट प्राप्त करने में असमर्थ हूं, मैं इसे लुओ जून के हाथों में नहीं पड़ने दे सकता। बेशक, अगर मैं उसे खंडहर में मारने में सक्षम हूं तो यह कोई बेहतर नहीं हो सकता। आपने फैसला कर लिया है? सिटी गवर्नर लू ने कहा। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? यांग ये ने कहा। वर्तमान में, वह डाकबीस्ट साम्राज्य और ग्रैंड किन साम्राज्य से बंधा हुआ था, इसलिए यदि वे दोनों नष्ट हो गए, तो वह केवल अपने प्रियजन को अपने साथ ले जा सकता था और दानव क्षेत्र में भाग सकता था। जहां तक उसके बदला लेने की बात है, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास इसे पाने का कोई मौका नहीं होगा। आखिर, जब उसके पास उत्कृष्ट हान साम्राज्य का समर्थन था, तो वह फूल महल का विनाश कैसे करेगा? इसलिए, वह किसी भी कीमत पर लुओ जून को विश्व पोर्ट्रेट प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे सकता था। चूंकि आपने अपना निर्णय ले लिया है, तो जल्दी से निकल पड़िए। आखिरकार, खंडहर पहले ही दुनिया के सामने आ चुका है, और इसके आसपास केवल कुछ भ्रमपूर्ण संरचनाएं ही नष्ट होने के लिए बची हैं। एक बार जब वे नष्ट हो जाएंगी, तो अनगिनत लोग वहां उमड़ पड़ेंगे। अगर आप देर से पहुंचे, तो आपको एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। सिटी गवर्नर लू ने कहा। यांग ये ने उसकी तरफ देखा। यह आदमी मुझसे भी ज्यादा चिंतित लग रहा है। क्या वह मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है या उसे वाकई डर है कि कहीं वर्ल्ड पोर्ट्रेट लुओ जून के हाथों में न पड़ जाए? अगर यह पहला है, तो फिर किस तरह की साजिश होगी? क्या मैं उसके खिलाफ साजिश करने के लायक भी हूं? यांग ये ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया क्योंकि वह इसका हल नहीं निकाल पाया। किसी भी हालत में, वह अपने सामने आने वाली हर चीज से लड़ेगा। नगरपाल लू, क्या मैं जान सकता हूं कि केंद्रीय क्षेत्र तक कैसे यात्रा की जाए? यांग ये ने पूछा। शहर के गवर्नर लू ने कहा, यह आसान है। केंद्रीय क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के बीच की बाधा लुओ जून ने नष्ट कर दी है। इसलिए, आपको बस अराजकता के महासागर से गुजरना होगा जो दो क्षेत्रों को जोड़ता है और आप केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको अराजकता के महासागर में सावधान रहना होगा। वहां अनगिनत द्वीप हैं, और हर एक द्वीप पर असंख्य समुद्री डाकू रहते हैं। इसके अलावा, कुछ डाकू हैं जिन्होंने द्वीपों पर कब्जा कर लिया है और वहां ठिकाने बना लिए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वहां द्वीपों पर संप्रदाय और कबीले स्थापित कर लिए हैं। उनके बीच विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। यांग ये ने कहा। शहर के गवर्नर लू, क्या हम सहयोग करने वाले माने जा सकते हैं? शहर के गवर्नर लू दंग रह गए, और फिर उन्होंने कहा, हाँ, अभी के लिए। यदि आप विश्व चित्र को जब्त करने में सक्षम हैं या लुओ जून को इसे प्राप्त करने से रोक सकते हैं, तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा।
चूंकि हम सहयोग कर रहे हैं, तो दोनों पक्षों को अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। मैंने लुओ जुन को रोकने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की यात्रा करने का फैसला किया है। यह मेरी ईमानदारी को दर्शाता है, लेकिन शहर के गवर्नर लू, क्या आपको भी अपनी ईमानदारी नहीं दिखानी चाहिए? यांग ये ने कहा। सिटी गवर्नर लू ने यांग यी की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम सही हो। मेरे सिटी गवर्नर एस्टेट को सिर्फ निष्क्रिय होकर बैठकर तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं भोगना चाहिए, बल्कि उसे भी मदद करनी चाहिए। अन्यथा, यह सहयोग का एक रूप नहीं होगा, और इसके बजाय यह तुम्हारा उपयोग करेगा। लू शॉ, लू शुन। जैसे ही उसने यह बात कही, दो अधेड़ उम्र के आदमी वहां प्रकट हो गए। शहर के गवर्नर लू ने कहा, वे दोनों एक साथ दायरे के छठे रैंक पर हैं। मैं उन्हें पूरे रास्ते में आपका पीछा करने और आपके आदेशों का पालन करने के लिए भेजूंगा। चिंता न करें, वे आपके हर आदेश का पूरी तरह से पालन करेंगे, और वे आपके लिए बिल्कुल भी परेशानी पैदा नहीं करेंगे। मैं भी जा रही हूँ। ठीक इसी समय, लू जियानियाओ की आवाज़ अचानक दरवाजे के बाहर से सुनाई दी, और फिर वह सबके सामने आ गई। लू जियानियाओ ने यांग ये की ओर देखा, और फिर उसने सिटी गवर्नर लू की ओर देखा और कहा, पिताजी, मैं भी जा रही हूँ। मैं केंद्रीय क्षेत्र के उन प्रतिभाशाली लोगों की ताकत देखना चाहती हूँ। साथ ही, यह मेरे लिए खुद को संयमित करने का एक अच्छा मौका होगा। मैं लगातार प्राचीन डोमेन सिटी में रहकर कभी भी विकसित नहीं हो पाऊंगी, है ना? शहर के गवर्नर लू ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। पिताजी, क्या आप हमेशा के लिए मेरी रक्षा कर सकते हैं? लू जियानियाओ ने कहा, यदि आप नहीं कर सकते, तो मुझे जाने दीजिए। मुझे इस दुनिया की क्रूरता और बर्बरता की आदत डालने दीजिए। मैं एक तलवार साधक हूँ। बिना धार लगाए तलवार कैसे तेज हो सकती है? शहर के गवर्नर लू कुछ देर के लिए चुप हो गए और फिर बोले, क्या तुमने वाकई इस पर गहराई से सोचा है? आखिरकार, अगर तुम्हें वहां कोई खतरा हुआ तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मेरे पास है। लू जियानियाओ ने दृढ़ता से बात की। नगर के गवर्नर ने सिर हिलाया, और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, युवा मास्टर यांग, मैं उसे आपको सौंप रहा हूँ। उसे क्यों सौंपना है? लू जियानियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मुझे उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है? भले ही मेरा सामना किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हो जिसे मैं हरा नहीं सकता, क्या तब भी मेरे पास मेरी रक्षा करने के लिए मेरे ये दो चाचा नहीं होंगे? क्या यह सब जरूरी भी है? यांग ये उसकी बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसने बस सिटी गवर्नर लू की तरफ अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, सिटी गवर्नर लू, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अभी विदा लेता हूँ। उन्हें कल प्राचीन डोमेन सिटी के बाहर मेरा इंतजार करवाओ। शहर के गवर्नर लू ने कहा, आपको कुछ व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। कृपया आगे बढ़ें, यंग मास्टर यांग। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह मुड़कर चला गया। यांग ये के जाने के बाद शहर के गवर्नर लू ने धीमी आवाज में कहा, याओ र, मुझसे वादा करो कि तुम अपनी यात्रा के दौरान उसका विरोध नहीं करोगे और उसकी योजनाओं का पालन करने की पूरी कोशिश करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो केंद्रीय क्षेत्र में मत जाओ। क्यों? लू जियानियाओ थोड़ा क्रोधित हुआ। क्योंकि वह निर्दयी है, मजबूत है और कुछ भी करने से नहीं डरता। शहर के गवर्नर लू ने धीमी आवाज में कहा। अध्याय 470 हत्यारे। शहर के गवर्नर एस्टेट से निकलने के बाद यांग ये ने 20 सम्राट और संस्थापक सम्राट को शहर के गवर्नर एस्टेट में हुई हर घटना के बारे में सूचित करने के लिए एक ट्रांसमिशन तावीज भेजा। इसके अलावा उसने उन्हें पहले से तैयार रहने के लिए कहा, क्योंकि अगर लुओ जून ने विश्व चित्र प्राप्त कर लिया और वे इसके लिए तैयार नहीं थे, तो वे निस्संदेह विनाश की राह पर होंगे। इसके बाद यांग ये ने सुकिंगशी, शियाओ युक्सी और किन शियाओं को 3 और ट्रांसमिशन तावीज भेजे। उसे स्वाभाविक रूप से उन्हें सूचित करना था क्योंकि वह केंद्रीय क्षेत्र में जाने का इरादा रखता था, अन्यथा वे निश्चित रूप से चिंतित होंगे। अब वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता था और उसे कम से कम उन्हें सूचित करना था, भले ही वह ऐसा करने का इरादा रखता हो। जब उनका काम पूरा हो गया तो यांग ये एक घने जंगल की ओर चले गए जो प्राचीन डोमेन शहर से 50 किलोमीटर दूर था। तलवार मास्टर, वह अभी जंगल में दाखिल हुआ ही था कि 100 से अधिक काले कपड़े पहने आकृतियां उसके सामने प्रकट हुईं और फिर उन्होंने आदरपूर्वक उसके सामने सिर झुकाया। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाने से पहले सिर हिलाया और फिर सफेद रोशनी का एक विस्तार फैल गया और शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों का ढेर तुरंत उनमें से हर एक के सामने प्रकट हुआ। वे सभी हैरान भाव से यांग ये को देख रहे थे और उन्होंने उसे यह कहते हुए सुना, मैं केंद्रीय क्षेत्र की ओर जा रहा हूं और मैं आप सभी को अपने साथ लाने में असमर्थ हूं। इसलिए दक्षिणी क्षेत्र में अच्छी तरह से साधना करो। आप में से हर एक के सामने 100 शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर हैं और वे आपके लिए एक साथ दायरे में साधना करने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी कड़ी मेहनत करेंगे और मुझे निराश नहीं करेंगे। तलवार मास्टर, आप केंद्रीय क्षेत्र की ओर क्यों जा रहे हैं? झांग लियू ने पूछा। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगी। संक्षेप में, जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक आप सभी को मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने की संभावना है।
ठीक है, मुझे जानकारी मिली है कि यह बहुत संभावना है कि लीग ऑफ डूम एक ऐसा संगठन है जिसे महान हान साम्राज्य ने स्थापित किया है। जब उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद की तो उनके हाव भाव बदल गए। यांग ये ने कहा, यह जानकारी सटीक होनी चाहिए क्योंकि यह संस्थापक सम्राट की ओर से थी। ग्रैंड किन साम्राज्य की क्षमता के साथ उन्हें जो खुफिया जानकारी मिलती है वह सटीक होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हम महान हान साम्राज्य का सामना कर रहे हैं और आप सभी को उस विशालकाय की ताकत के बारे में सुनना चाहिए। सिर्फ सोलिटर कोर से निपटना हमारे लिए पहले से ही बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे और आप में से हर एक को मजबूत बनना होगा, अन्यथा हम बदला कैसे लेंगे? तलवार मास्टर, हम निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे, झांग लियू ने धीमी आवाज में कहा। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, झांग लियू, लेंग जुन और लेंग येन, आप तीनों में सबसे अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा है और आप बाकी तीनों में सबसे मजबूत हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तीनों जल्द से जल्द एक साथ दायरे को प्राप्त करने में सक्षम होंगे और फिर अन्य भाइयों का नेतृत्व करेंगे और उन्हें जितनी जल्दी हो सके एक साथ दायरे को प्राप्त करने में मदद करेंगे। वर्तमान में, हम एक साथ दायरे में ताकत के बिना एक्साल्टेड हान साम्राज्य का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, समझे? हाँ, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। यांग ये ने कहा, तलवार संप्रदाय में साधना के लिए कई स्थान हैं। आप सभी साधना करने के लिए वहां जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि तलवार संप्रदाय की वर्तमान संप्रदाय गुरु मेरी पत्नी है, इसलिए आप सभी वहां अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले सकते हैं। मैंने उन्हें पहले ही इसके बारे में सूचित कर दिया है। हाँ, उन्होंने एक बार फिर एक स्वर में उत्तर दिया। यांग ये ने उनकी ओर देखते हुए सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम फिर मिलेंगे तो सभी में सुधार होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी और वहीं गायब हो गई। वे सभी उस दिशा की ओर झुके जिस दिशा में यांग ये अभी खड़ा था और फिर उनकी आकृतियां भी हिल गईं और वहीं गायब हो गईं। वे तेजी से तलवार संप्रदाय की ओर बढ़ रहे थे। डॉट 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 डॉट। अगले दिन, यांग ये प्राचीन डोमेन शहर के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचा। लू जियानयाओ, लू शॉ और लू शुन वहां उसका इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा, उनकी शक्ल सूरत से लग रहा था कि वे पहले से ही कुछ समय से यहां इंतजार कर रहे थे। लू जियानयाओ ने यांग ये को देखकर कहा, महान युवा मास्टर यांग, आप वास्तव में घमंडी हैं। क्या आप जानते हैं कि हमें पूरे 2 घंटे तक इंतजार करवाना बहुत ही अशिष्टता है? मुझे खेद है, मैं कुछ चीजें तैयार करने की वजह से देर से आया। यांग ये ने कहा, वह इसलिए देर से आया क्योंकि वह पूरी रात तावीज बनाने में लगा था। आखिरकार, केंद्रीय क्षेत्र की अपनी यात्रा पर कुछ और तावीज रखना निश्चित रूप से उपयोगी होगा। लू जियानयाओ ने उसे माफी मांगते हुए सुना तो उसने अजीब भाव से उसकी तरफ देखा। क्या यह आदमी माफी मांगना जानता है? चलो अराजकता के महासागर की ओर चलते हैं, यांग ये ने कहा। उसने सभी को सूचित करना समाप्त कर दिया था जिन्हें सूचित किया जाना था। अब वह बस जल्द से जल्द केंद्रीय क्षेत्र में भागना चाहता था। अन्यथा, अगर लुओ जून ने उससे पहले विश्व चित्र प्राप्त कर लिया तो वह बुरी स्थिति में पड़ जाएगा। अराजकता का महासागर प्राचीन डोमेन शहर से 10,000 किलोमीटर से अधिक दूर था। लू शॉ और लू शुन एक साथ दायरे के विशेषज्ञ थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से हवा में उड़ सकते थे, जबकि यांग ये के पास 9वीं नर्क तलवार के पंख और तलवार नियंत्रण तकनीक थी, इसलिए उसकी गति उनसे बिल्कुल भी कम नहीं थी। लू जियानयाओ के लिए, वह थोड़ी शर्मनाक स्थिति में थी, क्योंकि यांग ये और अन्य की तुलना में उसके गहन ऊर्जा पंख धीरज और गति दोनों में कमतर थे। हालांकि लू शॉ और लू शुन एक साथ दायरे के विशेषज्ञ थे, लेकिन लू जियानयाओ को 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक अपने साथ ले जाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इससे उनकी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यांग ये ने उनसे उसे अपने साथ लाने के लिए नहीं कहा, चूंकि वह उनका अनुसरण करना चाहती थी, इसलिए उसके लिए प्राचीन डोमेन शहर में वापस लौटना बेहतर होगा, अगर वह इन छोटी छोटी कठिनाइयों को भी पार नहीं कर सकती। यांग ये और अन्य लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे जबकि लू जियानयाओ की गति धीमी होती जा रही थी। कुछ ही समय में यांग ये और अन्य लोग लू जियानयाओ को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। युवा मास्टर यांग, क्या हमें जूनियर सिटी गवर्नर का इंतजार करना चाहिए? लू शॉ खुद को यह सवाल पूछे बिना नहीं रख सका, क्योंकि उसने देखा कि लू जियानयाओ अब उड़ने में असमर्थ होने की कगार पर थी। वास्तव में, वह और भी मजबूत हो सकती है, यांग ये ने कहा, हालांकि उसे आप सभी ने बिगाड़ दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह साधना करते समय कभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंची, है ना? लू शॉ ने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ भी कहने में असमर्थ था। यांग ये सही था, लू जियानयाओ की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत अच्छी थी, अन्यथा उसके लिए तलवार की मंशा को समझना और उसे 7वें स्तर तक बढ़ाना असंभव होता। हालांकि, यांग ये की राय में, उसकी साधना का मार्ग हमेशा एक सहज मार्ग रहा था, और उसे कभी भी किसी कठिनाई और क्लेश का सामना नहीं करना पड़ा था। सीधे शब्दों में कहें तो, लू जियानयाओ ने अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को पूरी तरह से उजागर नहीं किया था, बल्कि इसे पूरी तरह से दफना दिया गया था। लू शॉ और लू शुन ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाकर मुस्कुराए।
इस समय उन्हें समझ में आया कि यांग ये की साधना उनके जूनियर सिटी गवर्नर से कम क्यों थी, फिर भी उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। क्योंकि यांग ये की ताकत वध और कठोर साधना से निखर कर आई थी, और ऐसी ताकत पूरी तरह से ठोस थी। जहां तक जियानयाओ की बात है, हालांकि वे दोनों अभी भी उसके बारे में चिंतित थे, फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने की बात नहीं कही। इस समय लू जियानयाओ का चेहरा पीला पड़ गया था, जबकि उसका सुंदर चेहरा पसीने से लथपथ था। उसकी पीठ पर मौजूद गहन ऊर्जा पंख लगभग पारदर्शी थे और कमजोरी से फड़फड़ा रहे थे, जैसे कि वे किसी भी क्षण रुक जाएंगे। क्या तुम मुझ पर हंसने के बारे में सोच रहे हो? मेरा उपहास कर रहे हो? या मुझे मदद के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हो? हम्फ, मैं, लू जियानयाओ, तुम्हें सफल होने देने के बजाय थककर मर जाना पसंद करूंगी। जब उसने यांग ये को देखा, जिसकी पीठ पर 9वें नर्क के विशाल तलवार के पंख थे, लू जियानयाओ ने अपने दांत पीस लिए, जबकि उसकी आंखों में एक अडिग अभिव्यक्ति थी। 6 घंटे बाद लू जियानयाओ अब खुद को संभालने में असमर्थ हो गई, और उसकी पीठ के पीछे के पंख अचानक गायब हो गए, इससे पहले कि उसका शरीर ऊपर से नीचे गिर जाए। जब वह जमीन पर गिरने ही वाली थी, तभी एक काली परछाई उसके पास से गुजरी। यांग ये उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यांग यी ने अपना सिर हिलाया और अपनी बाहों में उस भयावह पीली औरत को देखा। वह वास्तव में बहुत ही अडिग है। उसने अपनी हथेली उसके पेट पर रखी, और फिर बैंगनी रंग की गहरी ऊर्जा की एक किरण धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित हुई। 15 मिनट से भी कम समय में लू जियानयाओ का चेहरा फिर से गुलाबी हो गया था, और फिर थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। यांग ये ने जब उसे जागते देखा तो उसने अपनी पकड़ छोड़ दी, और वह तुरंत जमीन पर गिर गई। लू जियानयाओ ने यांग ये को घूर कर देखा, जबकि उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वे आग उगल सकती हों। बकवास बंद करो और आराम करो। हम थोड़ी देर में अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तुम्हारे कारण हमारे पास धीमी गति से चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए तुम्हें शर्मानी चाहिए, समझे? यांग ये ने कहा। मैं, अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छी तरह पीटूंगी। मुझ पर भरोसा करो। यांग ये ने उसे गुस्से से घूरा। लू शॉ और लू शुन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और इस सब के प्रति उदासीनता से पेश आए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन दोनों को लगा कि यांग ये को उनके जूनियर सिटी गवर्नर को सबक सिखाने देना कोई बुरी बात नहीं थी। लू जियानयाओ कुछ कहने ही वाली थी कि तभी यांग ये का रूप अचानक चमक उठा और विस्फोटक गति से उसकी ओर बढ़ा। लू जियानयाओ दंग रह गया। क्या वह सचमुच मुझे पीटने का इरादा रखता है? लू शॉ और लू शुन भी दंग रह गए। क्या वह आदमी गंभीर था? कुछ ही समय में उन्होंने ऐसा सोचना बंद कर दिया। जिस क्षण यांग ये की आकृति हिली, लू जियानयाओ के पीछे अचानक एक काली छाया प्रकट हुई, और फिर ठंडी रोशनी की एक किरण उसकी ओर बढ़ी। लू जियानयाओ, लू शॉ और लू शुन के चेहरों पर भाव हिंसक रूप से बदल गए। ठीक उसी समय जब ठंडी रोशनी की वह किरण उसके शरीर के संपर्क में आने वाली थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दृष्टि चमक उठी, और फिर एक जोड़ी बाहों ने उसे गले लगा लिया। झनकार, प्रकाश की वह ठंडी किरण यांग ये की पीठ पर लगी। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी त्वचा वास्तव में कट गई थी। इससे पहले वह इतनी जल्दी में था कि उसने नश्वर सम्राट कवच को सक्रिय नहीं किया था। बेशक उसने पहले स्थान पर इसका उपयोग करने का इरादा नहीं किया था। आखिरकार यह वास्तव में बहुत अधिक गहन ऊर्जा को समाप्त करता है। इसके अलावा वह अपने भौतिक शरीर की क्षमता में आश्वस्त था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दुश्मन वास्तव में उसकी सुरक्षा को भेद सकता है। आह आह, ठीक इसी समय बगल से अचानक दो तीखी चीखें गूंजीं। लू जियानयाओ ने तीखी चीखों के स्रोत की ओर देखा, और फिर उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। लू शॉ और लू शुन के सिर उनकी गर्दन से अलग हो गए थे, और दो काले कपड़े पहने आकृतियां उनकी लाशों के पीछे खड़ी थीं। यांग ये ने लू जियानयाओ को अपनी बाहों में जकड़ लिया और 100 मीटर से ज्यादा दूर जाकर विस्फोटक तरीके से गोली चलाई। ठीक इसी समय एक काली आकृति अचानक उसके पीछे दिखाई दी, और उस काली आकृति के हाथ में खंजर ठंडी रोशनी की किरण में बदल गया और पीछे से यांग ये की गर्दन की ओर बढ़ गया। यांग यी ने उस काले कपड़े वाली आकृति को उसी क्षण देख लिया था, इसलिए उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बंद किया और तेजी से उसे पीछे की ओर पटक दिया। झनकार, जैसे ही वे संपर्क में आए, खंजर की ताकत से यांग ये 10 कदम से अधिक पीछे हट गया, और उसकी मुट्ठी पर कुछ सेंटीमीटर गहरा खूनी निशान दिखाई दिया। उसके चारों ओर 10 काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति थे। उनके बीच हुई इस छोटी सी बातचीत से यांग यी को यह पुष्टि करने का मौका मिला कि उनमें से ज्यादातर लोग एक साथ दायरे के 5वें रैंक या उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने उनमें से कुछ को पहचान लिया था। उदाहरण के लिए, उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि होंग था, जिसके साथ उसने काम किया था। यह स्पष्ट था कि हत्यारों का यह समूह हान कबीले से था। यांग ये ने गहरी सांस ली और लू जियानयाओ को अपनी बाहों में भर लिया और हान पर गहरी नजर डाली। उसने कहा, दक्षिणी एन कबीला, बस तुम रुको, मैं इसे 100 गुना चुका दूंगा।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और रैपिड शिफ्ट किया। उसने पीछे एक छवि छोड़ी और उसका आकार वहीं गायब हो गया। अगले ही पल, उसका आकार पहले से ही 1 किलोमीटर से अधिक दूर था। उसके पीछे किसी ने ये शब्द कहे, और फिर यहाँ काले कपड़े पहने आकृतियां तुरंत कई छायाओं में बदल गईं जो यांगी और लू जियानियाओ का पीछा करने लगीं। अध्याय 471 बिना दया के मार डालो। यांग ये को स्वाभाविक रूप से भागना पड़ा। उसका मुकाबला 10 से ज्यादा एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों से था, और उनमें से ज्यादातर एक्साल्ट रियल्म के 5वें या उससे ऊपर के रैंक पर थे। इसके अलावा वे सभी हत्यारे थे। तो क्या उसके पास कोई और विकल्प था? यांग ये को यह जानने के लिए अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह निश्चित रूप से लुओ जून ही था जिसने इन हत्यारों को मार गिराया था, लेकिन उसने यह कल्पना नहीं की थी कि एन कबीला वास्तव में भी भाग लेगा। क्या उसे घृणा महसूस हुई? उसने शुरू में ही ऐसा किया था। आखिरकार उसके और एन बेरू के बीच कुछ भावनाएं थीं। इसलिए जब उसने लुओ जून की मदद से उसे मारने में मदद की और उसके सिर के लिए हथियारों को भेजा, तो उसे स्वाभाविक रूप से असहज महसूस हुआ। हालांकि वह जल्दी ही इससे उबर गया। एन बिरू को उसके कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह वह यांग ये था जिसने कहा था कि जब वे अगली बार मिलेंगे तो वे दुश्मन होंगे। चूंकि वे दुश्मन थे, तो क्या उसके लिए उसे मरवाना सामान्य बात नहीं थी? इस घटना के कारण उसके दिल से एन बिरू के लिए जो थोड़ी बहुत भावनाएं थीं, वे भी गायब हो गईं। इसके अलावा उसे यह भी स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि अब वे दोनों दुश्मन बन चुके हैं। 9वें नर्क के तलवारबाजों और स्ट्राइड्स तावीज द्वारा बढ़ाई गई तलवार नियंत्रण तकनीक ने यांग ये की गति को बेहद भयानक सीमा तक पहुंचने की अनुमति दी। इसलिए वे एक साथ दायरे के हत्यारे अभी भी उसे पकड़ने में असमर्थ थे, भले ही वे अंतरिक्ष को चीर दें। बेशक यांग ये ने उन्हें पूरी तरह से नहीं खोया था क्योंकि उसने महसूस किया कि वे उसके बहुत पीछे नहीं थे। हालांकि वह जानता था कि अगर वे लंबे समय तक जारी रहे, तो वे जल्द या बाद में उन्हें पकड़ लेंगे। अगर उसके पास लगातार अपनी गहन ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर नहीं होते, तो वे बहुत पहले ही उसे पकड़ लेते। फिर भी वह लंबे समय तक टिक नहीं पाया। आखिरकार उनकी साधनाओं के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, और चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर सर्वशक्तिमान खजाने नहीं थे। एक पल के लिए गहराई से सोचने के बाद यांग ये ने लू जियानियाओ की ओर देखा जो उसके आलिंगन में लेटा हुआ था और धीमी आवाज में बोला, हम अराजकता के महासागर से कितनी दूर हैं? शुरू में उसका उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वह खुद की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं था। हालांकि जब उसने उसकी पहचान के बारे में सोचा तो उसके पास उसे बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अभी भी सिटी गवर्नर एस्टेट के साथ सहयोग कर रहा था, इसलिए अगर वह उसे बचाने से इनकार कर देता और उन्हें दुश्मन के हाथों में जाने देता, तो यह वास्तव में सिटी गवर्नर एस्टेट को लुओ जून के पक्ष में धकेल सकता था। तो यह महिला किसी भी हालत में दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ सकती थी। इस समय लू जियानियाओ अभी भी थोड़ा स्तब्ध थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब सब कुछ ठीक लग रहा था और गिर गया, तो उसके दो चाचा पलक झपकते ही मर गए। इसके अलावा उनका पीछा एक साल्ट रियल्म हत्यारों के एक समूह द्वारा भी किया जा रहा था। लू जियानियाओ ने कहा, आपकी वर्तमान गति के आधार पर इसमें आधा दिन अधिक लगेगा। आधा दिन? यांग ये ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि वह आधे दिन का समय नहीं दे सकता था। उसे लगा कि उनके पीछा करने वाले और भी करीब आ रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर वे ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में ही पकड़ लेंगे। ठीक इसी समय लू जियानियाओ ने अचानक कहा, अपने आप भाग जाओ। यांग ये दंग रह गई और उसने उसे हल्के आश्चर्य से देखा। उसने कहा, वे मुझे नहीं मारेंगे और इसके बजाय वे मेरे पिता को धमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं नहीं मरूंगी। लेकिन अगर हम एक साथ भाग गए, तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि उसके कारण तुम्हारे पिता किसी और के नियंत्रण में कैसे आ जाएंगे? दूसरे शब्दों में, शहर के गवर्नर की संपत्ति किसी और के हाथों में गुलाम बन जाएगी। उस समय क्या तुम्हें लगता है कि लुओ जून तुम्हें जाने देगा? वह नहीं देगा। वह तुम्हें और भी कड़ी निगरानी में रखेगा और तुम्हारे पिता को धमकाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। दूसरे शब्दों में, तुम हमेशा के लिए कैदी बन जाओगे और तुम्हारे पिता तुम्हारी वजह से किसी और के गुंडे बन जाएंगे। समझे? यांग ये ने कहा। लू जियानियाओ थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर उसने अपना सिर उठाकर यांग ये की ओर देखा और फिर कहा, तुमने मुझे केवल इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हें डर था कि सिटी गवर्नर एस्टेट लुओ जून का पक्ष लेगा, है ना? यांग ये ने उदासीनता से कहा, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूं? लू जियानियाओ ने उसकी ओर देखा और फिर चुप हो गई। 1 घंटे बाद उनके बीच की दूरी और कम होती जा रही थी, जबकि यांग ये की भौहें और भी कसकर एक दूसरे से जुड़ गई थीं। वर्तमान में उसने अपनी गति को अपनी सीमा तक पहुंचा दिया था, लेकिन वह अभी भी उनके पीछा से मुक्त होने में असमर्थ था। इससे वह बहुत असहाय महसूस कर रहा था। अंत में उसकी साधना बहुत कम थी।
अगर वह एक साथ दायरे में था, तो उनके पीछा से बचने की बात तो दूर, उसके लिए उन्हें नष्ट करना भी संभव था। हालांकि वह अभी सिर्फ एक स्पिरिट रियल्म प्रोफोफर था। इसलिए जबकि उसके पास कई दाव कलाकृतियां थीं, वह उनकी शक्ति का पूरा उपयोग करने में सक्षम नहीं था। वह चाहता था कि वह उस गुप्त तकनीक का फिर से उपयोग कर सके, लेकिन तलवार आत्मा ने इसकी अनुमति नहीं दी। क्योंकि उसने कहा कि अगर वह इसे फिर से उपयोग करता है तो वह न केवल साधना के कुछ स्तरों को खो देगा, यह बहुत संभव है कि वह अनंत काल तक सम्राट क्षेत्र में कदम रखने में असमर्थ हो जाए या यहाँ तक मौके पर ही मर जाए। हर एक गुप्त तकनीक के अपने दुष्प्रभाव होते हैं, और तलवार आत्मा की यह गुप्त तकनीक कोई अपवाद नहीं थी। इसलिए यांग ये ने इसे जल्दबाजी में इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि वह जीवन और मृत्यु के क्षण में न आ जाए। भले ही उसे लगा कि तलवार आत्मा शायद उसे डरा रही है, लेकिन वह अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहता था। लू जियान्याओ ने उसकी बाहों में लेटे हुए यांग ये को देखा। यांग ये को सुंदर तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन यह निर्विवाद था कि वह बहुत आकर्षक था। या यह कहा जाना चाहिए कि मजबूत पुरुष आकर्षक होते हैं। यांग ये सिर्फ स्पिरिट दायरे में था, फिर भी वह एक साथ दायरे के विशेषज्ञों को मार सकता था, और वह 10 एक साथ दायरे के हथियारों से भी बच सकता था। इसके अलावा यांग ये जो सिर्फ एक स्पिरिट रियल्म प्रोफेसर थी, उसने 10 एक साथ रियल्म विशेषज्ञों का सामना करते समय कोई डर नहीं दिखाया। सिर्फ यह साहस ही कुछ ऐसा था जिसकी तुलना बहुत कम स्पिरिट रियल्म प्रोफेसर कर सकते थे। जहां तक उसकी बात है, वह इसे पूरा करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि वह एक साथ रियल्म और स्पिरिट रियल्म के बीच के अंतर के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी। यही कारण था कि उसे अभी यांग ये के प्रति थोड़ी प्रशंसा महसूस हुई। हालांकि यांग ये सच में कुछ ज्यादा ही असभ्य था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यांग ये ने जानबूझकर ऐसा किया है या नहीं। यांग ये के हाथ अभी उसके नितंबों पर थे। उसने कई बार अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन इससे यांग ये ने उसे और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। इस बीच वह उसे इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वह वास्तव में खुद को यह कहने में असमर्थ थी। इसलिए उसके पास खुद को यांग ये की दया पर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक इसी समय यांग ये अचानक प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसने दूर से एक पर्वत श्रृंखला देखी। वह हवा में एक चलते हुए लक्ष्य की तरह था, और उनके लिए उसे इस तरह से ढूंढना वाकई बहुत आसान था। हालांकि अगर वह घने जंगल में घुस जाता, तो उनके लिए उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वह अपनी आभा को छिपाने के लिए छोटे भंवर का इस्तेमाल करता। यह इस हद तक था कि वह उन्हें मार भी सकता था। जैसे ही उसने यह सोचा, उसने तुरंत कार्रवाई की। यांग ये की आकृति चमक उठी और प्रकाश की किरण में बदल गई, जो पर्वत श्रृंखला में जा गिरी। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, यांग ये की आकृति चमक उठी और वहीं गायब हो गई। यांग ये के गायब होने के 10 मिनट से भी कम समय में 10 काले कपड़े पहने आकृतियां उसी स्थान पर आ पहुंची जहां वह अभी खड़ा था। उनमें से एक ने कहा, चलो अलग हो जाएं। हॉन्ग ने अचानक कहा, नहीं। अन्य काले कपड़े पहने लोग हैरानी भरे भाव से हॉन्ग की ओर देख रहे थे। हॉन्ग ने कहा, वह बहुत ताकतवर है और अपनी आभा को छिपाने में सक्षम है। यह बहुत संभव है कि अगर हम अलग हो गए तो हम उसे फायदा उठाने का मौका देंगे। अंत में वह यांग ये की क्षमता से स्पष्ट रूप से अवगत थी। आखिरकार वह कुछ समय के लिए उसके साथ थी, और यही कारण था कि हॉन्ग ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यांग ये की ताकत वास्तव में एक साथ रियल्म विशेषज्ञों को मारने के लिए पर्याप्त थी। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए काले कपड़े पहने हुए लोगों में से एक ने ठंडी हंसी में कहा, वह सिर्फ एक स्पिरिट रियल्म प्रोफोटर है। भले ही वह एक साधारण स्पिरिट रियल्म प्रोफोटर से कहीं अधिक शक्तिशाली है और उसकी गति एक साथ रियल्म विशेषज्ञों से कम नहीं है, फिर भी क्या आप उसके बारे में बहुत अधिक नहीं बोल रहे हैं और यह कहकर हमें नीचा नहीं दिखा रहे हैं कि वह हमें मार सकता है। वे सभी हत्यारे थे, और वे एक साथ दायरे के हत्यारे थे। इसलिए उन्हें लगा कि यह कहना अपमानजनक था कि एक स्पिरिट दायरे का प्रगाढ़ व्यक्ति उन्हें मार सकता है। यही कारण था कि काले कपड़े पहने व्यक्ति का स्वर बोलते समय ठंडा और रूखा हो गया था। हॉन्ग ने भौहें सिकुड़ी, और वह अपने दिल में काफी असहाय महसूस कर रही थी। यहाँ 10 हत्यारे थे। उनमें से 5 एन कबीले से थे, लेकिन बाकी 5 लुओ जून द्वारा भेजे गए थे और उन्होंने उससे बिल्कुल भी आदेश नहीं लिया था। हॉन्ग अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन अन्य 5 एक साथ रियल्म हत्यारे मौके पर ही गायब हो गए थे और आसपास की ओर फैल गए थे। हॉन्ग ने यह देखकर अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, हम साथ रहेंगे अगर हमारा सामना यांग ये से होता है। हॉन्ग ने जब उससे बात की तो वह एक पल के लिए झिझकी और फिर उसने कहा, पीछे मत हटो और उसे बिना दया के मार डालो। अध्याय 472 पलायन। यांग ये ने अपनी उड़ान जारी नहीं रखी जब वह असीम घने जंगल में प्रवेश कर गया, और उसने खुद को और लू जियान्याओ को छिपाने के लिए एक जगह ढूंढी। उसने छिपने के लिए जमीन में एक प्राकृतिक रूप से बना गड्ढा चुना था। गड्ढा वास्तव में बड़ा नहीं था, और इसे छोटा कहा जाना चाहिए, और यह सिर्फ 2 लोगों के लिए पर्याप्त था। यह इस हद तक था कि गड्ढे में प्रवेश करते ही वे दोनों एक दूसरे से सट गए, और इससे वे काफी शर्मनाक स्थिति में गिर गए। यह लू जियान्याओ के लिए विशेष रूप से सच था।
उसका पूरा चेहरा एक असहज भाव से ढका हुआ था और उसे यह भी लगा कि यांग ये ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। इस समय यांग ये ने स्वाभाविक रूप से इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा। 10 एक साल रियल्म विशेषज्ञ उसका पीछा कर रहे थे, तो उसके पास इन सब के बारे में सोचने का समय कैसे हो सकता था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने निचले शरीर को अपने कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति देता। वह अपने पीछा करने वालों को मारना चाहता था, लेकिन यह बहुत यथार्थवादी विचार नहीं था, क्योंकि वे सभी एक साथ दायरे के विशेषज्ञ थे। इसलिए उसे उन्हें एक ही बार में मारना था, और यह तब करना था जब उनमें से एक अकेला हो। क्योंकि अगर वहां 2 लोग होते, तो जब तक वह उन दोनों को खत्म करता, तब तक बाकी लोग भाग कर आ सकते थे। आखिरकार एक साथ दायरे के विशेषज्ञ अंतरिक्ष को चीरकर उसमें से टेलीपोर्ट कर सकते थे। इसके अलावा उसके पास एक बोझ भी था। अतः वर्तमान स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। यांग ये ने अपना सिर नीचे करके लू जियानयाओ को देखा, जबकि वह अपने दिल में काफी असहाय महसूस कर रहा था। अगर यह महिला यहाँ नहीं होती, तो उस पर पड़ने वाला दबाव तुलनात्मक रूप से हल्का होता। हालांकि जब तक वह उसके साथ थी, वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता था। जिस चीज के बारे में वह सबसे अधिक असहाय महसूस करता था, वह यह थी कि वह उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था, बल्कि वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता था। लुओ जून के पास अभी बहुत सारे समर्थक थे। इसलिए अगर सिटी गवर्नर एस्टेट उसके पक्ष में झुक गया, तो दक्षिणी क्षेत्र की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इसलिए वह उसे लुओ जून के हाथों में नहीं पड़ने दे सकता था, चाहे कुछ भी हो। अचानक यांग ये के हाव भाव बदल गए, और लू जियानयाओ के चारों ओर उसके हाथ उसे और भी कसकर गले लगाने लगे। लू जियानयाओ का चेहरा लाल हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ नोटिस किया है। इसलिए उसने तुरंत गुस्से और शर्मिंदगी से यांग ये को घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके छिपने के स्थान के पास 2 काले कपड़े पहने आकृतियां प्रकट हुईं। अजीब बात है, तलवार सम्राट की आभा वास्तव में पूरी तरह से गायब हो गई। काले कपड़े पहने हुए लोगों में से एक ने कहा, उसकी ताकत वाकई असाधारण है। यहां तक असुर शिविर के वे छोटे मोटे बदमाश भी शायद उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि नश्वर सम्राट ने उससे निपटने के लिए हमें केंद्रीय क्षेत्र से फिर से तैनात किया। मैं शुरू में काफी हैरान था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमें एक आत्मा क्षेत्र के प्रक्षेपक को मारने के लिए भेजा जाना अनावश्यक था। अब ऐसा लगता है कि नश्वर सम्राट का निर्णय सही था। साधारण एक साल क्षेत्र के प्रक्षेपक वास्तव में उसे मारने में असमर्थ होंगे, दूसरे काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा। वह भी सिर्फ आत्मा के दायरे में है, फिर भी उसके पास इतनी ताकत है। अगर उसे एक साल दायरे में जाने दिया गया, तो शायद हम भी उसके खिलाफ असहाय हो जाएंगे। इसलिए उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा वह निश्चित रूप से नश्वर सम्राट का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तुम सही हो, उसे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए था। हम शायद अभी भी उसे पकड़ने में सक्षम हैं। चलो। उनकी आकृतियां चमक उठीं और वहीं गायब हो गईं। यांग ये गड्ढे के भीतर भौहें सिकोड़ रहा था, और उसका चेहरा बिल्कुल भी नर्म नहीं था। लू जियानयाओ बोलने ही वाली थी कि उसने उन्हें जाते हुए सुना, लेकिन यांग ये का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपने होंठ उसके होंठों पर दबा दिए, जबकि वह चकित भाव से देख रही थी, और इसने उसे वह शब्द निगलने पर मजबूर कर दिया जो वह बोलने वाली थी। लू जियानयाओ का दिमाग पूरी तरह से खाली था, और वह अविश्वास से यांग ये को देख रही थी। दूसरी ओर यांग ये भी उसे देख रहा था। हालांकि उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। लू जियानयाओ विरोध करना चाहती थी, लेकिन यांग ये ने उसे इस हद तक कसकर पकड़ रखा था कि वह हिल भी नहीं पा रही थी, और उसके पास यांग ये को चूमने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर बाद, और जब लू जियानयाओ ने यांग यी के खिलाफ हताश होकर लड़ने का इरादा किया, तो उन 2 काले कपड़े पहने आकृतियों की आवाजें अचानक यहां फिर से गूंज उठीं। लगता है वह यहाँ नहीं है। यह अजीब है। क्या वह हवा में उड़ गया होगा? हमें उसे मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। चलो अलग हो जाएं और उसकी तलाश करें। वे दोनों फिर से गायब हो गए। यांग ये ने अपने होंठ लू जियानयाओ के होंठों से हटा लिए, और फिर उसने उसे ठंडी नजर से देखा। इससे पहले उसने लगभग सब कुछ खराब कर दिया था। वह वास्तव में हर चीज में बेकार है, लेकिन चीजों को खराब करने में माहिर है। माफ करना। इस समय लू जियानयाओ थोड़ा दुखी थी। उसका फायदा उठाया गया था, फिर भी माफी भी उसी ने मांगी थी। वह जानती थी कि अगर यांग ये ने उसे अभी नहीं रोका होता, तो वे दोनों निश्चित रूप से अभी खत्म हो जाते। यह उसके लिए खास तौर पर जरूरी था, क्योंकि यांग ये बच निकलने में सक्षम हो सकती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उनके द्वारा पकड़ी जाएगी। यांग ये ने लू जियानयाओ को अपनी बाहों में जकड़ लिया, और वह जमीन पर गिर पड़ा, और फिर उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा। फिर उसने कहा, मिस लू, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम किस वर्तमान स्थिति का सामना कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा है, अगर मैं आपको साथ लेकर चलता रहा तो हम दोनों बच नहीं पाएंगे। हालांकि सच कहूं तो मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता। आखिरकार आपके पिता और मैं एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाले कहे जा सकते हैं। जाओ, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। लू जियानयाओ ने कहा।
वह जानती थी कि यांग ये के पास निश्चित रूप से एक रास्ता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस कुछ समय के लिए मिस लू को थोड़ा अन्याय सहना है। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर प्राचीन म्यान यहाँ प्रकट हुआ। उसने कहा, इसके भीतर अपना एक स्थान है और यह जीवित लोगों को छिपा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मिस लू कुछ समय के लिए वहां रह पाएंगी। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? लू जियान्याओ ने यांग ये को देखा, जबकि उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति चमक रही थी। तुम नहीं करते। यांग ये ने अपनी मुस्कुराहट को रोका और फिर प्राचीन म्यान के भीतर से प्रकाश की एक किरण चमकी, इससे पहले कि लू जियान्याओ को तलवार आत्मा द्वारा उसमें ले जाया जाता। लू जियान्याओ के इस बोझ के चले जाने के बाद यांग ये अनजाने में बहुत ज्यादा आराम महसूस कर रहा था। दरअसल उसे उसे बहुत पहले ही प्राचीन म्यान में रख लेना चाहिए था, लेकिन उसे डर था कि वह मना कर देगी। अगर उसने ऐसा किया और विरोध किया तो निस्संदेह यह सब कुछ खराब कर देगा, जबकि वे ऐसी स्थिति में थे जिस पर उन्होंने अभी काबू पाया है। अगर वह अभी भी उसे साथ ले जाता है जबकि वे ऐसी स्थिति में हैं, तो जैसा उसने कहा था, वे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसने उसे उस प्राचीन म्यान में जबरन डालने का इरादा किया, भले ही वह मना कर दे। सौभाग्य से उसने उसका साथ दिया, अन्यथा यह शायद उसके लिए और भी अधिक परेशानी का कारण बन सकता था। यांग ये ने अपनी हथेली को पलटा और फिर उसके चेहरे पर नीली तलवार की छाती दिखाई दी और फिर उसकी हथेली को फिर से पलटने पर शून्य फ्लैश उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया। हालांकि जैसे कि उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था, यांग ये ने ताबीजों का एक गुच्छा वापस ले लिया और बस उन सभी को खुद पर थपथपाया, जबकि यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वे किस प्रकार के ताबीज थे। एक बार जब वह कर चुका, यांग ये ने अमर बंधन रस्सी वापस ले ली और उसे अपनी बांह के चारों ओर लपेट लिया। इस बार उसका सामना कुलीन एक साल्ट रियल्म हथियारों से था, इसलिए उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती उसे कई दुश्मनों द्वारा घेर सकती थी। एक बार जब वे उसे युद्ध में बंद कर देते तो उसके लिए एक बार फिर से भागना बेहद मुश्किल हो जाता। वे मूर्ख नहीं थे, इसलिए वे उसे भागने का एक और मौका कैसे दे सकते थे। इसलिए अगर उसे हमला करना था तो उसे तुरंत उन्हें मारना था, अन्यथा वह खुद को सभी प्रकार के संभावित खतरों के लिए खोल देगा। जैसे ही उसने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया, यांग ये की आकृति चमक उठी और वहीं गायब हो गई। डॉट 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 केंद्रीय क्षेत्र। एन बीरू ने काले कपड़े पहने महिला अपनी चाची को देखा, जो इस कमरे में उसके सामने खड़ी थी, और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्यों? केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि आन कबीले के कुछ हत्यारे कबीले को छोड़कर चले गए थे और उनका ठिकाना अज्ञात था, और जांच करने के बाद ही उसे पता चला कि वे वास्तव में यांग यी की हत्या करने गए थे। इसके अलावा यह उसकी चाची ही थी जिसने यह आदेश दिया था। मैंने अतीत में तुम दोनों के बीच के मिलन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तुम दोनों के बीच कुछ भी होना पूरी तरह से असंभव है। नश्वर सम्राट का उदय हो चुका है और महाद्वीप को एकजुट करने के उसके कदमों को रोका नहीं जा सकता। फिर भी वह नश्वर सम्राट से दुश्मनी रखता है। इसलिए अगर तुम दोनों एक साथ हो गए तो पूरे एन कबीले को निश्चित रूप से नश्वर सम्राट के खिलाफ जाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिणी एन कबीला खत्म हो जाएगा। इस प्रकार चाहे वह तुम्हारे लिए हो या एन कबीले के लिए, उसे अभी भी मरना होगा। काले कपड़े वाली महिला ने कहा। एन बिरू ने अपना सिर हिलाया और कहा, चाची, क्या आप जानती हैं कि अपने चरित्र के कारण वह निश्चित रूप से आपके कार्य के कारण हमारे एन कबीले से अत्यधिक घृणा करेगा। अपने चरित्र के कारण वह एक बार क्रोध से पागल हो जाने पर कुछ भी करने में सक्षम है। न केवल आपके कार्यों से एन कबीले को कोई लाभ नहीं हुआ है, बल्कि यह हमारे एन कबीले के लिए एक दुर्जय दुश्मन भी पैदा करेगा। काले कपड़े वाली महिला ने कहा, हम पहले से ही उसके दुश्मन हैं, है ना? एन बिरू ने कहा, यह वैसा नहीं है। ऐसा होने से पहले शायद वह अभी भी इस बात से नाखुश होता कि हमने लुओ जून का पक्ष लिया है, लेकिन वह इसे समझ रहा होगा, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण अलग अलग थे। फिर भी अब हमने उसे मारने की पहल की है, और यह उसे यह बताने के बराबर है कि हम वास्तव में उसके साथ प्राणघातक दुश्मन हैं और हम वास्तव में लुओ जून के पक्ष में चले गए हैं। एक बार जब वह ऐसा सोचता है तो हमारा एन कबीला निश्चित रूप से भविष्य में उसके बेलगाम प्रतिशोध को भुगतना होगा। इस समय सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और एक साल क्षेत्र में बहुत कम लोग उसे मारने में सक्षम हैं। समझे? काले कपड़े वाली महिला ने कहा, वह केवल आत्मिक क्षेत्र में है। एन बिरू ने अपना सिर हिलाया और कहा, फूल महल को ऐसे परिणाम भुगतने पड़े क्योंकि उनके विचार आपके जैसे ही थे, आंटी। भले ही वह केवल एक आत्मा क्षेत्र का प्रगाढ़ व्यक्ति है, लेकिन वह कई शक्तियों के हितों से जुड़ा हुआ है। किसी अन्य शक्ति का उल्लेख नहीं करना, केवल ग्रैंडकिन साम्राज्य, डाकबीस्ट साम्राज्य, तलवार संप्रदाय, जियो कबीला और दानव क्षेत्र के दानव सम्राट सभी उसके पक्ष में खड़े होंगे। संक्षेप में, एक बार जब ये सभी ताकतें वास्तव में एकजुट हो जाती हैं, तो यहाँ तक महान हान साम्राज्य भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। जब वह इस बिंदु तक बोलती है तो एन बिरू एक पल के लिए रुक जाता है और कहता है, एक और बात है। वह तलवार सम्राट है।
मुझे लगता है कि आप उसके पास मौजूद प्राकृतिक प्रतिभा से अवगत हैं। एक बार जब उसे परिपक्व होने दिया जाता है, तो शायद नश्वर सम्राट को भी उससे डरना पड़ेगा। भले ही 10,000 साल हो गए हों, लेकिन महान हान साम्राज्य को तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की ताकत को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन क्या उसने यह नहीं कहा था कि हम प्राणघातक शत्रु हैं? काले कपड़े वाली महिला ने कहा। अम्बिरू ने कहा, भले ही उसने इस तरह से बात की हो, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि वह सिर्फ लुओ जून को ही निशाना बनाएगा। लेकिन अब हमारे आन कबीले ने उसका पीछा करने और उसे मारने के लिए हत्यारे भेज दिए हैं, इसलिए वह सिर्फ लुओ जून को ही निशाना नहीं बनाएगा। जब उसने यहाँ तक कहा, तो आनबिरू ने जोर से हंसते हुए कहा, एक बार जब वह पागल हो जाएगा और सब कुछ अनदेखा कर देगा, तो हमारे आन कबीले को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आंटी, आपकी हरकतें निस्संदेह लुओ जून को कुछ नफरत और दुश्मनी बांटने में मदद करने जैसी हैं। उसके पीछे 10 एक साल ट्रियल्म हत्यारे हैं। इसके अलावा उनमें से 3 5वें रैंक पर हैं, जबकि 2 और 6ठे रैंक पर हैं। ऐसी ताकत का सामना करते हुए वह कैसे बच सकता है? काले कपड़े वाली महिला ने कहा। अनबीरू ने निश्चयपूर्वक कहा, वे उसे मार नहीं पाएंगे। काले कपड़े वाली महिला ने अनबीरू की ओर देखा और कहा, छोटी लड़की, अपनी चाची को सच सच बताओ। क्या तुम उसके मरने की आशा करती हो, या तुम चाहती हो कि वह बच जाए? अनबीरू स्तब्ध रह गई, और फिर कमरे का माहौल शांत हो गया। काले कपड़े पहने महिला ने जब यह देखा तो हल्की सी आह भरी और फिर वह मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। चाची, आप क्या कर रही हैं? मैं हांग और अन्य लोगों से वापस आने के लिए कहने जा रहा हूँ। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।